बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल की 4th एपिसोड। तो आप सब लोग कह रहे होंगे कि परसों एपिसोड नहीं आई, मतलब ये वाली तो कल ही अपलोड होगी ना, यानी क्या दिन है आज, संडे को एपिसोड नहीं आई। तो संडे को यार इस वजह से एपिसोड नहीं आई, मैंने रिकॉर्ड भी कर ली थी, मैंने उसको अपलोड करने के लिए ऑन किया, मगर यूट्यूब ऑन किया मगर यूट्यूब डाउन थी। हमारे एरिया में यूट्यूब ना संडे नाइट में डाउन थी, इस वजह से एपिसोड नहीं आ सकी। नहीं तो और तो फिर इस वजह से मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर सकी। तो आए नेक्स्ट एपिसोड रीड करते हैं। होपफुली कि इसको लंबी एपिसोड होगी तो वो जो एक दिन मिस हुआ वो भी निकल जाएगा। वो सब इस वक्त याले के बेडरूम में मौजूद थे। सिमरन इसके लिए चिकन सूप बनाकर लाई थी और अपने हाथों से इसे पिला रही थी, जबकि नजमा इसके सराहने बैठी इस पर कोई ना कोई आयत पढ़कर फूंक रही थी। चलो अच्छा, हम याले के बगैर ही पिकनिक मनाने चले जाएंगे। वैसे भी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमें वहाँ किस कदर तंग करेगी, खासकर शॉपिंग पर जाने पर। आरफी ने हंसते हुए से देखा था। आरफिन भाई, अच्छा नहीं होगा अगर आप लोग मेरे बगैर गए तो, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। आह! इतना बोलने पर इसके सर पर जोर से दर्द की टीस उठी के वो सर थाम के रखी। इतनी चोट लगी है, मगर लड़ने से बाज मत आना, खुद भी तकलीफ में रहना और मुझे भी तकलीफ में रखना। नजमा ने बुरी तरह इसे डांटते हुए इसका सर थामा और आराम से इसे लिटा दिया ताकि वह सुकून से सो जाए, मगर शायद तकलीफ से नींद ही नहीं आ रही थी इसे। मामा, नींद नहीं आ रही। इसने नजमा के हाथ थाम लिए। तो मेरी जान, सोने की कोशिश करो। नहीं आएगी अगर ये लोग मेरे बगैर पिकनिक पर चले गए तो। उफ मेरे खुदा! नजमा ने अपना सर थाम लिया। अपनी हालत देखिए, इस हालत में पिकनिक मनाने जाओगी? इन्होंने इसके प्लास्टर शुदा पाँव और सर पर बंदी पट्टी की तरफ इशारा किया। और क्या, मैं तुम्हारे बगैर इन लोगों को जाने दूंगी? राबिया ने कहा। याले पूरी पागल हो तुम। सिमरन ने भी मुस्कुराते हुए इसके बालों में उंगलियां से हिलाई थी। किस कदर प्यार से देखा था इसने याले को, चाहती भी तो बहुत थी इसको। सिमरन भाभी, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना एक हफ्ते में, अगर मुकम्मल रेस्ट करोगी तो, और जुबान को भी मुकम्मल रेस्ट दोगी तो और जल्दी ठीक हो जाओगी। आरफिन ने फिर से छेड़ा था। आरफिन भाई, आपको तो मैं ठीक होने के बाद देखूंगी, छोड़ूंगी नहीं। इसने घूर के आरफिन को देखा जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। अच्छा बस, अब और ज़्यादा मत बोलो, और आरफिन उठो यहाँ से। जब तक तुम यहाँ बैठे रहोगे याले से यूं ही नोक झोंक होती रहेगी। याले को जितनी अच्छी नींद आएगी इतना ही सुकून मिलेगा। हमें चलना चाहिए अब। मकसूम, चले बेटा। वो खड़ी हो गई थी। जी। मकसूम ने एक नज़र याले पर डाली, फिर खड़ी होगी। देखा हमारी मामा कितनी सादतमंद फर्मा बरदार बहू लाई है, जो सास के हुक्म पर अमल करती है। भाई बहू हो तो मकसूम जैसी। आरफी ने आहिस्ती से याले के प्लास्टर पर उंगली बजा दी थी। हमें मालूम है मकसूम बहुत अच्छे, तुम्हें खौम का तरीफे बटोरने की ज़रूरत नहीं है। सिमरन ने मुस्कुरा के मकसूम को देखा, फिर आरफिन की उंगली पर धीरे से हाथ मारा था। ये शादी के बाद कुछ ज़्यादा नहीं फैल गए, लेकिन मैं भी एक एक बदला लूंगी, छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। वहाँ पिकनिक पर आप ही मुझे शॉपिंग पर ना सिर्फ लेकर जाएंगे बल्कि अपने पैसों से शॉपिंग भी करवाएंगे। याले ने आरफिन को धमकी दी। चलो भैया, बहुत हो गई, हमें चलना चाहिए। यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो गया। आरफिन खड़ा होकर मकसूम की नाजुक मरमरी सुर्ख और सफ़ेद कलाई बेसाख्ता थाम ली। मकसूम का दिल बुरी तरह धड़का, इस हरकत पर धड़का था। चले, मुझे ऊपर जाकर किचन भी देखना है। मकसूम बेटा, तुम यूँ करो कि अभी याले के पास रुक जाओ, नजमा भाभी भी आराम कर लेंगी। ये ठीक है पप्पू, बल्कि मकसूम भाभी आज रात आप मेरे पास ही रुकेंगी, रज़ा सिमरन भाभी के पास रहेगा। याले को तो मौका मिल गया था जिसका इसने भरपूर फ़ायदा उठाया। मकसूम को भी क्या चाहिए था, वो तो वैसे भी आरफिन के बेडरूम से निकलने का बहाना ढूंढती थी। फ़ौरन इसे अपनी कलाई आरफिन की हथेली से छुड़ाई और नजमा के पास आ खड़ी हुई। आरफिन तो देखते का देखता रह गया। कितनी देर तक इसकी ज़ुबान, इसके अंदर आवाज़ नहीं आती बेटा, इसको छोड़ दे। देखते का देखता रह गया। कितनी देर तक इसकी ज़ुबान गूंग रही थी। मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है ममानी जान, आप जाएं अपने रूम में आराम करें, मैं यहाँ याले के पास हूँ। जीती रहो, सदा सुहागर और खुश रहो। इस दुआ पर पूरी तरह छेम कर रहेगी। मिला इरादा निगाह आरफिन पर उठी जो इसे देख रहा था। इसने गड़बड़ा के निगाह चुका ली, दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा था। आरफिन को इसकी कैफियत ने बहुत मज़ा दिया, मुस्कुरा के रह गया। अब आप इतनी मस्कीनी सूरत मत बनाइए, मैं फिर भी मकसूम भाभी को आज रात अपने पास रोक लूँगी। याले ने अपना बदला चुका लिया। अब तुम खामोश होकर सो जाओ, हद होगी इस लड़की से तो। अगर अब एक लफ्ज़ भी मुँह से निकालो तो एक हाथ पड़ जाएगा। नजमा ने एक बार फिर डांटा और वहाँ से खड़ी हो गई। इस हालत में भी बाज नहीं आई। हकदक चेहरा लिए आरफिन को जुबान चढ़ा के आंखें मूंद गई। मकसूम जल्दी से याले के सहाने बैठ गई, कचा के आरफिन हाथ पकड़ के न ले जाए। जब चले गए थे सवाई कमरे में मकसूम के, वो याले के पास बैठी इसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, जिससे इसे बहुत सुकून मिल रहा था। वो गहरी नींद में भी सो गई थी। रात का एक पहर गुजर गया। उस दौरान अरशद और सिमरन भी देख कर जा चुके थे, बल्कि सिमरन तो बोल भी दे कि वो चली जाए, मैं हूँ यहाँ। मगर वो नहीं मानी, बल्कि रात कहीं रुकने का फैसला भी कर चुकी थी। मकसूम को मैगजीन हाथ में लिए देख रही थी कि इसके सेल पर मैसेज टोन बजे। इसने मोबाइल उठाया तो वहाँ स्क्रीन पर आरफिन का मैसेज जगमगा रहा था। इसने ओपन कर दिया। वहाँ लिखा था, बहुत सुकून महसूस कर रही हो कि मुझे यहाँ अकेला करके। वो धीरे से मुस्कुरा दी, मगर कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैसेज 2 बजे। अगर थक गई हैं तो मैं आ जाऊँ आपके पास? इसने जवाब दिया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ आप सो जाइए। जवाब आया आरफिन का। आपके बगैर आदत नहीं है सोने की। मगर मकसूम ने कुछ नहीं लिखा। इसकी जुबानी बात पर इसका
चेहरा ब्लश करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, आई मिस यू। मकसूम के गालों के डिंपल गहरे हो गए, सुर्ख सफ़ेद रंगत में मजीद सुर्खी खुलने लगी। हालांकि कुछ ऐसे मरासिम भी नहीं थे, वो कमरे में साथ ज़रूर होते मगर बहुत कम बोलती थी। आरफीन ने ज़्यादा पूछ लिया तो हूँ हाँ में जवाब दे दिया। वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहती थी कि अपनी बेस्ट फ्रेंड सोमी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। लाख लानत तेरे, तभी तो तेरी बेस्ट फ्रेंड देवी। वो खुद को बहुत सहन सहन कर रखने वाली लड़की थी। अपने जज्बातों एहसासात हमेशा अपने अंदर छुपा कर रखती। खुद को कभी किसी पर अया करना अपने मजाज के खिलाफ समझती। बहुत सख्त असूल थे इसके दिल के जिसकी वो पाबंद थी, मगर आरफीन फिर भी ऐसी कोई बात कर जाता कि इसका दिल पसलियों में इतनी ज़ोर से धड़कता जैसे बाहर ही आ जाएगा। इसलिए वो हर वक्त राबिया के साथ ही लगी रहती। और अब तो याले का भी बहाना मिल गया था आरफीन से दूर रहने का। और फिर सोमी की मम्मी के वो अल्फाज, वो तौहीना मेज़ लबो लहजा, वो हकारत से भरे लफ्ज़ों की बहुत छाड़, वो तज़हीक भरी आंखें इसके कानों में जैसे आज भी कोई शीशा पिघलाते हो। आज भी वो सब सोचते तो दिल छलनी हो जाता, रूह ज़ख़म ज़ख़म हो जाती, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती तो अब सर से आसमान हट जाता। इसको बस सिर्फ सोमी का इंतज़ार था, वो किसी भी तरह यहाँ आ जाए या फिर इसे फ़ोन पर रब्ता कर ले। किधर गया? तो वो यहाँ से जाने में एक पल भी नहीं लगाएगी। मैसेज टोन एक बार फिर बजी, जिसे इसने पढ़ने बगैर ही डिलीट कर दिया, बल्कि मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया कि वो मज़ीद खुद को उलझन में नहीं डाल सकती थी। नहीं आरफीन, मैं किसी भी खुशफहमी को अपने दिल में जगह नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल मुझे आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना है। अच्छा, बुखार कब कब कम होगा? बेटा जल्दी हो जाएगा, मेरे बच्चे ने दवाई खाई ना, मेडिसिन लिया, हो जाएगा। इसकी से आंखों में नमी सी भरने लगी। वो अपने बेड पर नीम दराज हाथ में मोबाइल लिए मकसूम की तस्वीर देख रहा था, जिसने मकसूम से छुप कर खींची थी। आज बेडरूम में नहीं, इसका दिल भी खाली खाली हो रहा था। मसाइल चाहे जो भी नहीं हो, मगर ये सच था कि मकसूम का आदी हो चुका था। दिल इसको देखने का पाबंद हो चुका था। रात के 2 बज गए थे, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। इसने दिल के हाथों मजबूर होकर मकसूम को मैसेज भेजा। वो जानता था वो क्या सोचती, क्या चाहती। इसकी सोचों के धागे मकसूम के इर्द गिर्द घूमते थे। इसकी हर सोच तक रसाई रखता था वो, मगर वो जो चाहती थी ऐसा वो होने नहीं देगा। चाहे ज़िंदगी भर इंतज़ार क्यों ना करना पड़े, खुद से मकसूम को जुदा करना ही सोचना भी सुहाने रूह था। वो बहुत मिस कर रहा था इसे। वो कमरे में होती थी, यही मौजूदगी इसके लिए काफ़ी थी। हालांकि खामोश रहती थी। इसने कुछ पूछ लिया तो वो मुश्किल जवाब दे दिया, वरना चुप रहती थी। इसने फिर मैसेज भेजा कि वो आ जाए इसके पास। जवाब में जो इसने लिखा वो मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मकसूम बेगम, आप तो अपने साथ मेरी नींद, मेरा चैन करार सब ले गई हैं। वो इसकी तस्वीर से हमकलाम हुआ। इसने फ़ोन करना चाहा तो पावर ऑफ का मैसेज मिला। जनाब, ऐसे आप हमसे जान पीछा नहीं छुड़ा सकती। इसने एक फैसला किया और खड़ा हो गया। वो याले के बेडरूम की सिमत पड़ रहा था कि सामने से जरमील आता दिखाई दिया। अरे जरमील, तुम अभी तक जाग रहे? तुम्हें नहीं लगता बहुत बेवकूफ़ वाला सवाल किया तुमने? जरमील ने संजीदगी से देखा तो आरफीन बहुत कुछ समझने वाला हौले से मुस्कुरा दिया था। ओह आई सी, तो यूँ कहिए ना कि अभी तक दीदार यार का शर्फ हासिल नहीं हुआ जनाब जरमील अहमद को। वो शायद छेड़ने के मूड में था। अब अगर बकवास बंद हो गई तो चले अंदर। वो जल्द से जल्द याले को देखना चाहता था। इसकी बेकरारी इसके हर उज़ू से अयां हो रही थी। आरफीन ने बगौर इसको देखा। इसकी बेकरारी बेचैनी का आलम तो खुद इससे भी ज़्यादा था। फिर इसको छेड़ने का इरादा करके दरवाजे पर आहिस्ती से दस्तक दी। इसी हल्की सी दस्तक पर याले की आंख खुल गई। फिर शायद नींद पूरी हो गई थी। याले ने पास बैठी मकसूम को सवालिया नज़रों से देखा। मैं देखती हूँ, वो कहती हुई बेड से नीचे उतरी। दरवाजे की सिमत पड़ी। दरवाज़ा खोला जहाँ 2 चेहरे सामने थे। इसने एक नज़र पारी पारी दोनों को देखा, फिर पीछे पलट कर याले को देखा। मोहतरमा, साइड में हो जाइए ताकि हम अंदर आ सकें। आरफीन की आंखें इसे सामने पाते रोशन हो गई थी। वो सटपटा के पीछे हो गई। जरमील तेरी से अंदर और याले के पास बैठ गया। याले कैसी हो? इसकी गंभीर और बेकरार सी आवाज़ पर याले ने देखा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे सर में ज़बरदस्ती टीस उठी हो। इसने आरफीन को भी आते देख लिया था। वो भी सामने खड़ा था। आरफीन भाई, इनसे कहिए यहाँ से चले जाएँ। जरमील तुम्हें देखने आई याले, वो बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। कोई ज़रूरत नहीं किसी को मेरे लिए परेशान होने की। मेरे लिए परेशान होने के लिए मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहुत है। इसने आरफीन को तनक कर जवाब दिया। यारे बस करो, मत सताओ मुझे इतना। जरमील ने हारे वे लबा लहजे में बोलते हुए इसका सीने पर रखा हुआ सफ़ेद मरमरी हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। मत बात करें मुझसे, नहीं देखना चाहती मैं आपको। इसने नहायत बुरी तरह जरमील के हाथ झटके थे कि इस झटके के सबब इसके सर में दर्द की बहुत ज़बरदस्त टीस उठी। इसने अपने सर पर हाथ रख लिया। क्या वो याले, दर्द हो रहा है? जरमील ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। याले कहीं इस तरह हाथ झटकना, बल्कि और फिक्रमंद हो गया इस तरह याले को तकलीफ़ में देखकर। हाँ होता है दर्द, तकलीफ़ होती है मुझे जब आपको देखती हूँ, और मेरे जिस्म से नहीं रूह से भी खून रसता है। हाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा बेटा फ़ोन। मुझे आप ज़हनी अजियत होती है मुझे आपको देखकर। खुदा का वास्ता आपको मत आया करे मेरे सामने। हाँ इसको अंदर कर लो। पिलाकर इसके सबस कान से गर्म स्याल बहते बहते तकिए में जज़ब होने लगे। इसके आंसू देखकर जरमील का दिल कितने टुकड़ों में बिखरा था सिर्फ वो या इसका रब जानता था।
ओके मैं चला जाता हूँ, मगर प्लीज़ तुम रो तो मत। वो इसके पास से खड़ा हो गया। याले ने इसकी तरफ से रुख ही फेर लिया। आरफिन को बहुत सदमा हुआ, बल्कि किस कदर हैरानगी से भी जमील को भी देखा। ये वो जमील तो नहीं था, वो तो सरापा बदल गया था। पोर पोर याले की मोहब्बत में गिरफ्तार था। सिर्फ एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रही थी याले? मगर वो याले को भी क्या बोल सकता था? इसने भी तो 2 साल तक जिस दुख और कर्म में पल पल गुजारे थे वो सब इसके सामने था। यहाँ तक कि खुदकुशी जैसा बुरा फेल भी करने की कोशिश की। कितनी मुश्किलों से मेहनत से सब घर वालों ने इसे संभाला था। यहाँ तक कि खुद इसने भी कितना समझाया था इसे ज़िंदगी की तरफ दोबारा लाना। ये सब इतना आसान तो नहीं था। क्यों करती हो? यहाँ तक कि खुद इसने भी कितना समझाया था इसे ज़िंदगी की तरफ लाना दोबारा। ये सब इतना आसान तो नहीं था। ये सब मकसूम बगौर देख रही थी। कुछ कुछ तो अंदाज़ा हो गया था कि याले अपने शौहर से नाराज़ है, मगर क्यों? इतनी तफसील में जाने की इसने कभी भी ज़रूरत नहीं महसूस की थी। इसके दिलो दिमाग में तो बस यही था कि इसे यहाँ नहीं रहना, एक ना एक दिन यहाँ से चले जाना है। फिर वो क्यों कर इसके घर वालों के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करती। इसने एक नज़र आरफिन को देखा, फिर याले को देखने के बाद जरमील को देखने लगी, जो बहुत बेबसी से याले को देखता हुआ जा रहा था कि पलट कर फिर आरफिन की तरफ है। इसका बहुत ख्याल रखना, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ हो गई मुझे। और फिर वो रुकानी कमरे से निकलता चला गया। आरफिन ने बंद दरवाजे को देखा, फिर याले को जो रुक फेरे बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इसने तहे दिल से इसके लिए दुआ की, फिर दुख से इसे देखता हुआ मकसूम की तरफ इशारा किया कि वो इसके पास चली जाए। वो खुद मजीद कुछ और बोले वहाँ से निकल गया था। मकसूम याले के पास बैठ कर इसके सर पर हाथ रख दिया। ज़्यादा तकलीफ हो रही तो नजमा ममानी को बुलाऊं, वो डॉक्टर को फ़ोन करके बुलवा लेंगी। ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ के आगे कुछ भी नहीं जो मुझे जरमील ने दी, जिसका कोई मदावा नहीं, जिसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। ये ज़ख्म शायद मेरे अंदर नासूर बनकर ज़िंदगी भर रहेगा। आज पहली बार इसने याले को टूटा फूटा बिखरा हुआ देखा था। वो अंदर से किस कदर दुखी थी, एक पहाड़ जैसा दर्द लिए फेरी थी। वरना इसे हमेशा देखकर वो यही सोचती थी कि याले एक जिंदा दिल नटखट सी मंचली सी लड़की है, मगर इसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। इसने खुद पर मास्क से जाया हुआ था दूसरों को खुश करने के लिए। वो हंसती थी, बोलती थी, मगर अकेले में किसी गीली लकड़ी की तरह सुलगती रहती थी। मकसूम ने बहुत दुख से इसे देखा और इसके बालों में उंगलियां चलाने लगी, मगर कानों में जरमील की आवाज़ भी गूंज रहे थे। इसका बहुत ख्याल रखना, अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हो गई मुझे। रज़ा खा लो बेटा जल्दी से। सिमरन की आवाज़ नीचे तक आ रही थी। वो शायद रज़ा को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जो वो खाने के बिल्कुल मूड पे नहीं था, नखरे दिखा रहा था। रज़ा मैं नाराज़ हो जाऊँगी, फिर चॉकलेट भी नहीं मिलेगी। जरमील ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, सिमरन की आवाज़ पर रुक गया। ब्रीफ के सोफे पर रखकर ऊपर जाने लगा कि आसिया ने इसका बाजू थाम लिया। जरमील ने पीछे पलट कर देखा और उनके हाथ पर अपना मजबूत हाथ धर दिया। बेफिक्र ही, ऊपर अरशद नहीं है, मैं सुबह जॉगिंग पर जा रहा था, वो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल रहा था। आसिया ने सुख का सांस लिया और इसके बाजू पर से हाथ हटा दिया। तुम्हें भी ऑफिस से देर हो रही है? जी, मगर मैं पहले जरा अपने बेटे से मिल लूँ, फिर चला जाऊँगा। फिर वो रुका नहीं, सीधा ऊपर की तरफ कदम बढ़ा दिया। क्या बात है जनाब, क्यों तंग करे हो? खा क्यों नहीं रहे? भागते हुए रज़ा को जरमील ने अपनी गोद में उठा लिया। सिमरन वहीं खड़ी रहेगी। वो यूं भी पुरसुकून थी कि अर्शद सुबह सवेरे ऑफिस जाने के लिए निकल गया था, रात को देर से आने के लिए भी कह गया था। पूरा सिरलैक ऐसे ही पड़ा, एक चमचा भी नहीं खाया। वो करीब आई, जरमील को प्याला दिखाया जिसमें पूरा सिरलैक ऐसे ही पड़ा था। ओके, हो सकता है आज अपने पापा जानी के हाथ से खाना खा जाया था। क्यों रज़ा जानी? इसने रज़ा के फूले फूले सुर्ख और सफ़ेद गाल पर प्यार किया और इसकी रंगत पूरी याले पर थी। हद दर्जा सफ़ेद रंग इस पर भी भागने की वजह से लाली सी आई गई थी। मगर न कुछ सारे ज़मीन के चुराए थे, वही अरगदार जनाबी होंठ, बड़ी बड़ी सुरमई आंखें, खड़ी नाक, जिसको देखकर बेख्तियार प्यारा था। घर के हर फर्द का लाडला था, सबने इसके हाथों का छाला बनाया हुआ था। नाना और दादा की तो इसमें जान थी। जैसे शाम को दोनों आते तो रज़ा को संभाल लेते। इतना बड़ा सानिया होगा था, मगर फिर भी इन भाइयों में मोहब्बत बरकरार थी। कोई एक दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराता था। हाँ, दिल ज़रूर अंदर से उदास थे, शर्मिंदा थे, मगर नन्हे रज़ा के आने से सबका दिल बहल गया था, खुद याले का भी। मगर एक फ़र्द था इस घर में जो कुछ भी ना भूलने को तैयार, तो ना ही माफ़ करने को तैयार था। वो था अरशद। याले के साथ की नाइंसाफ़ी को वो किसी तरह ना तो भूलने को तैयार था, ना ही भुलाने को। इसके दिलो दिमाग में एक बात बैठ की तो बस इसी पर अमल होगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये इसका अपना फैसला था, जिसमें याले बराबर की शरीक थी, और जरमील बस यहीं से हार गया था कि याले इसके साथ किसी सूरत नहीं देगी। वो अपने भाई अरशद के साथ थी, मगर वो भी जरमील था। जान तो दे सकता था, मगर याले को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। वो इन्हीं गहरी सोचों में घिरी थी कि रज़ा की कलकारियों ने इसका ध्यान इस सिम से हटाया। कितना खुश नजर आया था अपने बाप की गोद में, ऐसा महसूस हो रहा था मुकम्मल हो गया। वो धीरे से मुस्कुरा दी। जरमील भाई एक काम करें, आज अपने बेटे को आप सिरलैक खिलाएं, जब तक मैं याले के लिए सूप चढ़ा के आती हूँ। इसने प्याला जरमील के आगे बढ़ाया, जिसे जरमील ने मुस्कुराते हुए थाम लिया, मगर याले के जिक्र पर इसके गदार जनाबी लबों की मुस्कुराहट सिमट कर रहेगी। याले कैसी है सिमरन? रात का मंजर एक बार फिर इसकी सुरमई कांच में नहीं करो किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो चाहता तो अंदर चला जाता, लेकिन कोई रोक नहीं सकता था। मगर इस वक्त वो वैसी थी तकलीफ में थी, फिर से जाकर इसके सामने किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। सिमरन ने बगौर इसके चेहरे को देखा, जहाँ दुख और कर्ब के रंग वाजे थे। बेहतर है, कुछ घंटे पहले मैं और अर्शद के इसके पास थे। दवाई इंजेक्शन का असर खत्म होता है, जो बहुत तकलीफ हो रही थी। अर्शद ने अपने हाथों से कॉर्नफ्लेक्स खिलाए, इसके बाद दवाई दी, तो अभी तकलीफ में कमी आई है। अभी कौन है इसके पास? मामा है, मकसूम रात भर थी, सुबह गई है ऊपर। मैं सूप तैयार कर दूँ, वो पिला के फिर एक और डोज देनी है।
डॉक्टर के पास चलेंगी, पूछ लें या फिर डॉक्टर को यहीं बुलवा लूँ मैं? किस कदर फिक्रमंदाना लबो लह जाता याले के लिए। नहीं, फ़िलहाल तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा तकलीफ बढ़ेगी तो पापा घर में वो देख लेंगे, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। किस कदर बेबसी थी इसके हर अंदाज में कि अपनी बीवी को देखभाल के लिए इजाज़त दरकार थी। सिमरन ने बगौर इसकी बेबसी को देखा, इसकी ऐसी हालत देखकर इसका खुद का अपना दिल कितना दुखा था, मगर मजबूर थी, अपने शौहर के आगे कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप थी। नहीं ज़रमील भाई, प्लीज़ आप परेशान मत हो, अगर ऐसा मुमकिन होता तो मैं ज़रूर तुम्हारी बात पर अमल करता। बिलाकर इसे तरस आ गया, वो बोल पड़ी। ओके, अगर कोई बात खुदा ना ख्वास्ता हुई तो मैं सबसे पहले आपको फ़ोन करूँगी। ज़रमील ने इसके सर पर हाथ रखा, वो बिल्कुल इसे अपनी सगी बहन ही तो मानता था। इसके अरशद से शादी भी तो इसी ने करवाई थी। घर का हर फर्ज जानता था कि ज़रमील हीरा और सिमरन में कोई फ़र्क नहीं करता। सिमरन को कज़न से ज़्यादा बहन ही समझता। अगर अरशद भी इसे इसके सामने डांट देता तो बहुत बुरा भी लगता। इन दोनों की शादी के शुरू में अगर कभी अरशद सिमरन को कुछ बोल देता गुस्से में तो ज़रमील खुद को रोक नहीं पाता था। अरशद इतना तो जान गया कि सिमरन इसकी कमज़ोरी है। ज़रमील रज़ा को लिए सोफे पर बैठ चुका था और आराम से सिरला से खिला रहा था। कितनी हैरत की बात थी कि रज़ा ने ज़रा भी इसे तंग नहीं किया, मदे से हंसते खा रहा था और फिर वो रुकी नहीं। रज़ा की तरह से पुरसकून होकर किचन में चली गई ताकि याले के लिए सूप बना सके। नजमा याले के बेडरूम से बाहर आई, सामने के मंजर ने इनके कदमों को रोक लिया। रज़ा ज़रमील की गोद में खूब किलकारियाँ भर रहा था। इन्होंने नोट किया था कि जब से वो वापस आया इसके चेहरे पर अलग ही खुशी, एक अलग ही चमक देख रही थी। शादी से पहले सोबर से संजीदा सा ज़रमील, जिसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट भी मुश्किल आती थी, आज 2 साल बाद बहुत बदलाव आया था। वो ये भी जानती थी कि इनकी इकलौती चहेती बेटी याले जिस अज़ियत दुख और कर्ब से गुजरी थी कि इसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, जो अपनी ज़िंदगी से कतराने लगी थी, जिसने खुदकुशी जैसा बेहुदा नाजायज़ फेल तक करने की कोशिश की। इन सब का जिम्मेदार कौन था? सिर्फ सामने बैठा ये शख्स ज़रमील अहमर। आज इनकी बेटी जिस तकलीफ़ में थी, जिस दोराहे पर खड़ी थी, इन सब की वजह ज़रमील अहमद था। मगर वो भी क्या करती? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो ज़रमील अहमद से नफ़रत नहीं कर सकी, इसे बद्दुआ नहीं दे सकी, बल्कि हमेशा नेकी की दुआएं मांगी। और आज अगर इनकी दुआएं मुस्तजाब हुई तो याले नाराज़ थी। ज़रमील याले के हर हद तक मनाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुसलसल नाराज़ थी। वो नहीं जानती थी अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई संगीन फैसला होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान को इसका अपना ही होगा, जो कि वो नहीं चाहती थी। वो एक माँ थी, माँ की नज़रें अपनी औलाद के लिए नहायत ज़ीरक होती हैं। याले का मुस्तकबिल ज़रमील के साथ बहुत रोशन था, जो कि अपनी नाराज़गी और बेवकूफ़ी में वो देख नहीं पा रही थी। ज़रमील बहुत शानदार बेहतरीन शौहर साबित होता है इसके लिए, मगर इसे एक मौका तो देती। मगर कोई कुछ भी करे, इन्हें इस बात का ज़्यादा यकीन था कि ज़रमील याले को मना कर लेगा, इसे किसी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। रज़ा से हंसते हुए इसकी निगाहें सिमत अचानक उठी, जहाँ नजमा को गहरी सोच में गलता अपनी सिमत को गौर तक देखता हुआ पाया। वो रज़ा को लिए खड़ा हो गया और चलता हुआ इनके पास आ ठहरा। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। वो धीरे से मुस्कुरा दी। नाश्ता करोगे? नहीं, नीचे से नाश्ता करके आया, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, रज़ा की आवाज़ आई तो ऊपर चला है। इसने गोद में चढ़े रज़ा को प्यार से देखा। याले से मिले थे? इन्होंने इसकी सुरमई का आँच में इसका अक्स देखा। जी। वो बहुत नाराज़ है तुमसे, इसे मनाओगे नहीं? वो बहुत सख्त नाराज़ है मुझसे, आप इसे समझाएं। बहुत समझाया, अभी भी समझाया तो जानते हो क्या जवाब दिया? वो एक लम्हे के लिए चुप सी होगी। ज़रमील ने इनकी चुप को सवालिया नज़रों से देखा। क्या? वो कहती है मैं मर जाऊंगी मगर ज़रमील के पास वापस नहीं जाऊंगी। बोलते वक्त चंद मोती टूट कर इस अपना असल खोते चले गए। इनकी आंखों ने जाने कि अपना दुख इसी शख्स के आगे यहाँ किया जो कि इनकी बेटी की ऐसी हालत का जिम्मेदार था। इसके अरमानों का कातिल, इसके जज्बात को मसख करने वाला का कसूरवार यही था। अगर अपना दुख इसी के सामने अगर या कर दिया तो क्यों? मुझ में भी हौसला नहीं याले कि कुछ होता देखते हुए। मेरा सब्र, मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। याले बहुत बिखर के, मैं जानती हूँ अगर बोलती है, हंसती है, मुस्कुराती है तो सच्ची खुशी इसके चेहरे से मकफूद है। ऐसा लगता है इसका दिल मुर्दा हो चुका है, इसकी आंखें पथरा गई हैं, जिसे वो सबसे तो छुपा सकती है मगर मुझसे, अपनी माँ से नहीं। मेरा भी ईमान है जन याले चाहे कितना ही नाराज़ हो बदगुमान थी, मगर मैं इसे अपनी जान देकर भी मना लूँगा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते, तुम दोनों खुश खुरम रहो, एक साथ रहो, इसके अलावा इस माँ की कोई ख्वाहिश नहीं। मगर आज मैं अपनी औलाद के आगे बेबस हो, मजबूर हूँ, लाचार हो गई। किस कदर हारी हुई माँ लग रही थी वो, जिस तरह इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहुत दुख हुआ था ज़रमील को, दिल शिद्दत से चाह रहा था कि जाओ याले के मुंह पर 2 झापड़ रख के दे, जिसकी वजह से इसकी अपनी माँ दुखी थी, रो रही थी, मगर नहीं, क्योंकि ना तो वो पहले जैसा ज़रमील था और ना ही वो पहले वाली याले थी। प्लीज़ सचिदन मत रोइए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इसने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाल के इनके बहते आंसू साफ किए। इसी तरह नीचे से आसिया भी चली है। तुम फिर रो रही हो? समझाया था ना कि अब रोना मत। वो करीब आई और इनका शाना थाम लिया। वो तो पहले दिल बर्दाश्त हो रही थी, मज़ीद आसिया से लगकर बिखरती चली गई। क्या करूँ भाभी, याले की ऐसी हालत नहीं देखी जाती मुझसे। ठीक हो जाएगा सब, तुम फिक्र मत करो। इन्होंने नजमा की पुश्त से हिलाई थी और इन्हें ले सोफे पर आकर बैठ गई। ज़रमील ने रज़ा को गोद से नीचे उतारा और भागता हुआ अपने खिलौने की तरफ बढ़ा, जो कलीन पर बिखरे पड़े थे। आसिया नजमा को चुप करवा रही थी। ज़रमील का दिल मज़ीद शर्मिंदगियों की गहराइयों में डूबता चला गया। वो अब वहाँ नहीं ठहर सकता था। ओके मम्मी, अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। ठीक है जान, फ़ी अमान अल्लाह। इन्होंने दुआ दी। ज़रमील एक दुख भरी निगाह नजमा पर डालता नीचे की सिमत बढ़ा था। इतने में सिमरन भी किचन से बाहर आई। इन दोनों को एक साथ सोफे पर बैठा देखा वो वहीं चली आई। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। इनकी हालत ऐसी थी, सलाम के साथ दुआ ज़रूर देती थी। मामा याले के पास कौन है? हीरा बैठी है मगर याले सो रही है।
मैंने सूप तैयार कर लिया, चले वो उठे तो ये सूप पिला के दवाई दूंगी। चलो रज़ा, पहले जब तक आपको नहला दूँ, चेंज कर दूँ। वो रज़ा की तरफ बढ़ गई, जो खिलौने के साथ खेल रहा था, इसे गोद में लिया और अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। अल्लाह इसकी सूनी गोद भी भर दे, बहुत मोहब्बत करती है रज़ा से। नजमा ने जाती हुई सिमरन को देखा। आमीन, अल्लाह कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता। चलो याले के पास चलते हैं। दोनों खड़ी होगी और ख़बरदार जब रोई तो। इन्होंने हल्का सा डांटा, हालांकि खुद इनका दिल भी याले के लिए रो रहा था। मुझे तो डांट रही, खुद को भी समझा रहे। नजमा ने आसिया की भीगी आंखें देखी। ठीक है, हमें याले के सामने नहीं रोना। दोनों भीगी आंखों समेत मुस्कुरा दी और याले के बेडरूम की तरफ बढ़ी। वानिया बीबी, आपके कपड़े निकाल दूँ? चुगलखोर नहीं आ गई, चुगलखोर कव्वा। नूरी ने वानिया से कहा, जो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े करवट के पर लेटी हुई थी। नूरी की आवाज़ पर रुख बदला। वो देख चुकी थी कि वानिया जाग रही। क्यों? आज आप अपनी सहेली की मंगनी पर जाएंगी ना? नूरी ने याद दहानी करवाई। नहीं, मैं नहीं जा रही, मेरा बिल्कुल दिल नहीं जा रहा। इसने दोबारा से करवट ले ली। मगर आप तो कह रही थी कि आपकी पक्की सहेली है। हाँ, मगर मैं फिर भी नहीं जा रही, इसने बेजारी से जवाब दिया। वानिया बीबी, आपकी सहेली को बुरा लगेगा, मैं आपके साथ रहूँगी, कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओफो, कितना बोलती हूँ, क्यों बहस करी हो? मैंने इसे कहा ना कि नहीं जाना, तो बार बार सवाल दोहराने का मकसद। इसने गुस्से से नूरी को बुरी तरह डांटते और बेचारी सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। तनावती ची ची करे हेरो दी मुखबरी करनी होगी। क्या बात है भाई, हमारा बेटा क्यों खफा हो रहा है? रेहान शेख इस दौरान अंदर चले आ चुके थे। वानिया इनकी आवाज़ सुनकर मुड़ी और सारे के पास आराम से बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। बाबा, ये नूरी है जिसे आपने बिला वजह मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया। इसने नूरी को घूरा, जो सर झुकाए मुजरम की तरह खड़ी थी। रेहान शेख ने नूरी को देखा, फिर वानिया को। तो बाबा की जान, अच्छा है ना, आपको बोरियत नहीं होगी, खुद को अकेला महसूस नहीं करोगी। अच्छा खैर, ये बताओ क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? आज शहर की एंगेजमेंट है। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि शहर आपकी बेस्ट फ्रेंड है। मगर बाबा, मेरा ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा और अब तो बाहर निकलते हुए भी डर लगता है। शॉपिंग मॉल का किस्सा वो भूल ही नहीं थी। अगर इसी तरह डरती रहोगी तो इसको और इस डर को अपने ऊपर हावी कर लोगी। इनका इशारा वो अच्छी तरह समझ गई थी। मगर बाबा, इसका जारहाना सलूक मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो शख्स एक नंबर का जाहिल जंगली इंसान है। फिक्र मत करो, मैंने ऊपर बात किया। वो समझता है कि यूं ही आज़ाद दंदनाता फिरेगा, जो दिल चाहेगा करता फिरेगा और कोई इसे कुछ कहने वाला नहीं होगा। तो फिर तो ये बहुत बड़ी खुशफहमी है इसकी। डीएसपी साहब ज़िया पता करवाने कि आखिर ये शख्स है कौन, कहाँ से और क्या चाहता है। बहुत नुकसान किया इसने मेरा, ऐसे तो नहीं बख्शूंगा। मगर आप ये भी देखो किस कदर बुज़दिल है कि मेरे सामने नहीं आ रहा। लेकिन आखिर कब तक नहीं आएगा? जिस दिन मेरे सामने आ गया वो हशर करूँगा कि 1000 बार भी सोचेगा तो कम पड़ेगा। सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जाए। मुझे इस दिन के शिद्दत से इंतज़ार है। कितनी नफरत थी इनके लबल है, जब आंखें जैसे शोले उगल रही हूँ। वानिया ने बहुत गौर से रेहान शेख को देखा। बाबा, मुझे भी इस दिन का इंतज़ार है। मैं भी चाहती हूँ कि इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। आप डीएसपी अंकल से कहें कि वो जल्द से जल्द इसे पकड़े। बाबा, मुझे बहुत डर लगने लगा, बहुत तेज़ है, बहुत चालाक। इसके नैन कटोरे भीगने लगे। वो ऐसी जाल में फंस गई थी जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस अपने बाबा की एक हल्की सी उम्मीद थी। वो चाहे कितना ही चालाक और शातिर क्यों ना, मगर मैंने भी अपना असर और सुख इस्तेमाल किया। वो बच नहीं पाएगा। आपके एक एक आंसू, एक एक तकलीफ़ का इसे हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मुझे आपकी फ़िक्र है। इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के कमरा बंद के अंधेरे में पड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मगर बाबा, मैं यहाँ खुद को महफूज समझती हूँ। ऐसा लगता है मैं बाहर निकलूँ, वो जाने कहाँ से आ जाए, मुझे हरासा कर देगा अपनी उल्टी सीधी बकवास करके। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वो आपको कुछ बोलता है, तो दिल चाहता है इसको शूट कर दूँ, टुकड़े टुकड़े कर दूँ। आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, लेकिन अभी कोई फजूल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब से आप जहाँ भी जाएंगी मैं खुद आपके साथ चलूँगा। तुम ऐसा करो, नूरी के वानिया का कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल के प्रेस कर दो, मैं भी तैयार होकर आता हूँ। वो पास खड़ी नूरी को हुक्म देते हुए खड़े हो गए थे। मगर बाबा, बस एक लफ्ज़ और नहीं। अगर हिम्मत होगी तो मेरे सामने आए, मैं भी देखता हूँ कैसी कौन सी तोप चीज़ है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ। चले, खड़ी हो जाए, तैयार हो जाए। बाबा, एक बात कहूँ? इसने इतनी आस से पूछा कि सिर्फ देख कर रह गए। हाँ बाबा की जान, कहें, आपको इजाज़त की कब से ज़रूरत पड़ गई? हम यहाँ से बहुत दूर चलते, पाकिस्तान से बाहर कनाडा शिफ्ट कर लेते हैं। रेहान शेख समझ के वो किससे भाग गए। ज़रूर चलेंगे, मगर इसका अंजाम देखने के बाद। मैं खुद भी आपको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर आपका ऑपरेशन करवाना है, मगर पहले इस मसले से निपट लूँ। ओके? इन्होंने इसके सर पर दस्ते शफकत रखा। ओके। वो तो मुस्कुरा भी ना सकी, फिर वो रुके नहीं, कमरे से निकलते चले कि नूरी वार्डरोब की सिम बढ़ गई। ये वाला निकाल दो सूट, वानिया बीबी। नूरी ने वही वाला भड़कता आतिशी सूट निकाला जो अफरीदी ने ज़बरदस्ती इसकी गाड़ी में रखवा देता है। नहीं, ये वापस रख दो, दूसरा निकाल दो। इसने नफरत भरी निगाह सूट पर डाली और बस आके साइड से पकड़े इसके सहारे बेड से नीचे उतरी। जी बेहतर। नूरी ने वो सूट वापस हैंगर में लटका के वार्डरोब में रख दिया। दूसरा निकाल के आयरन स्टैंड की जानी पड़ी। वो नहा कर निकली थी। थानी जॉर्जेट के एम्ब्रॉयडरी सूट में इसकी शहाबी रंगत बहुत खिल रही थी। बड़ी मुश्किल से जल्दी से सिल्क के बाल सुलझाए थे, गीले होने की वजह से पुष्ट पर ही छोड़ दिए कि इसको जाने की ज़्यादा जल्दी थी। वो आरफिन के आने से पहले पहले नीचे भाग जाना चाहती थी। अभी आधा घंटा बाकी था इसके आने में। आजकल इसकी बेबाक निगाहों से जुमानी बातों से वो डरने लगी थी। जल्दी से इसने कलाई में गोल्ड की 6 चूड़ियाँ पहनी और दूसरी कलाई में सुर्ख
ग्रीन कामदानी चूड़ियाँ भर ली। इसकी दोनों मरमरी कलाइयाँ सच की थी। ये सब फिलहाल ज़रूरी था क्योंकि घर में कोई नहीं जानता था कि इन दोनों के माबैन क्या चल रहा है। गले में एक चेन लॉकेट वाला डाला, कानों में गोल्ड की झुमकियाँ, दोनों हाथों की एक एक उंगली में गोल्ड की रिंग पहनी कर राबे ने सख्ती से तनबीह की थी, ये सब तुम्हें पहनना है। नई दुल्हन और हमारे यहाँ नई दुल्हन इस तरह नहीं रहती, बुरा समझा जाता है, शोहर को बुरा बोला जाता है। इसने मजबूरन ये सब ना चाहते हुए पहना था। जब वो मुकम्मल तैयार होगी तो खुद को कदावर आईने में देखा, मगर ये क्या, आईने में इसके बिल्कुल पीछे एक अक्स और नमूदार हो गया था। इसकी तो जैसे जान ही निकल गई थी। सबसे पहले से अपने दुपट्टे का ख्याल आया जो कि वहीं पास पड़ा था। वो मुड़ी नहीं थी, ऐसे ही साख तो चामत खड़ी की खड़ी रह गई। आरफीन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिल्कुल इसके पीछे नज़दीक आकर ठहर गया। इसका मासूम और दिलकश चेहरा आईने में से देख रहा था जिसकी घनेरी पलकों की बाढ़ सजदा रेज थी। होंठों को दांतों से बार बार कुचल रही थी और उंगलियां आपस में पेवस्त किए थी। इसकी घबराहट बुरी तरह बहुत वाज़ेह थी। दिल की तेज़ धड़कती धड़कनों का शोर बआसानी सुन रहा था। वो मुस्कुरा दिया और चेहरा ज़रा सा इसके कानों पर झुका दिया। अगर इतना हसीन इस्तकबाल मेरे लिए तो शुक्रिया। धीमी सी सरगोशी को अफसाना बना रही थी। इसकी पलकें फिर भी नहीं उठी, बल्कि इसकी धीमी सरगोशी पर लरस कर रह गई थी। आरफी ने हाथ बढ़ा के इसकी थोड़ी अपनी अंगुश्त शहादत से ऊपर को उठाई। इसने सियाह आंखें ऊपर को उठाई। वो अक्स बहुत नज़दीक था, इतना कि इंच भर का फासला भी ख़त्म हो गया। आरफी ने इसके दोनों शानों को पकड़ के इसका रुख अपनी सिमत किया। वो इस पल बहुत हसीन लग रही थी। होंठों को दांतों से दबाने से इसके गालों के डिम्पल गहरे होने लगे थे। इसकी साफ़िगन घनेरी पल के अंदर तक उधम फैल की कहानी सुना रही थी। और जो सबसे खूबसूरत मंजर इसका दिल लूट कर ले गया, इसके लंबे घने सिल्की नम बाल, जिसकी छोटी छोटी लटें इसके सुर्ख और सफ़ेद रुखसार को छू रही थी। आरफी ने यह मंजर बहुत दिलचस्पी से देखा। बेख्तियार इसका हाथ बढ़ा था कि इसकी छेड़ती लटों पर बिना इरादे अपनी मजबूत हथेली के प्याले में इसका सुंदर मुखड़ा भर लिया। मकसूम की तो जैसे जान मजीद मुश्किल में पड़ गई थी। इसने किसी भी पल सोमी की याद से खुद को नहीं छुड़ा, तो यही उम्मीद इसने आरफीन से लगाई थी वो अमानत में ख़यानत का तसव्वुर कैसे कर लेती। सोमी से बेईमानी इसकी ज़ात के लिए गुनाह थी और दिलो दिमाग की बात पर ज़ुबान पर आ गई। आप इस तरह मत करें, ये सोमी के साथ नाइंसाफ़ी है। लख लाना तेरे ते नकाह फिर क्यों पढ़ाया सी, लानती है सोमी दे नाल नाइंसाफ़ी दी शक्ल वाली है। बमुश्किल बोल पाई आरफीन, जिसकी आंखों में सरूर का नशा गोरे ले रहा था। मकसूम पर अपना हक समझ कर इसकी सिमट बढ़ा था। दिल बेख्तियारी से प्यार करने को हमकने लगा था। सब कुछ भूल कर सारे बंधन तोड़ के इसकी तरफ बढ़ा था। वो नहीं जानती थी कि इसकी दीवानगी, इसका जुनून मकसूम के लिए बढ़ता जा रहा है। वो जितना इससे दूर भागने की कोशिश करती, दिल मजीद इसकी सिमत खिंचा चला जाता। इसकी कुर्बत और फ़रकत की चाह रोज़ बरोज़ दो चंद होती जा रही थी, मगर वो तो इसकी बेकरारियों, इसके जुनून, इसकी दीवानगी से अनजान भागती जा रही थी। सिर्फ इसका एक जुमला इसके सारे जज्बात पर, एहसासात पर, इसकी बेकरारियों पर बंद बांध गया। इसने बगौर इसके चेहरे को देखा था जहाँ बेबसी थी। अपनी बेकरारियों में वो देख ही नहीं पाएगी, खुद को छुड़ाने की वो मज़ाहमत कर रही थी। इसकी स्याह घूर आंखें नमी से भरने लगी। ज़बत की आखिरी मंजिल पर थी वो। आरफीन जितना खुद को बुरा भला बोलता कम था कि इस नाजुक जान को जो इसकी रग्गे जान बन गई थी, कितनी मुश्किल में डाल दिया था। सॉरी, अपना वादा भूल गया था। अपने दिल को तुम्हारी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम एहतियात होगी। इसने अपने हाथों को इसके चेहरे से पीछे किया और 2 कदम पीछे हटा। मगर एक बात कहूँ कि एक बात है कि आप शुक्रिया अदा करें मेरा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो मोहतरमा बच नहीं सकती थी। ये दिल बहुत कमज़ोर होता है, इसे सिर्फ चाहिए होती है। और आप जैसी हसीन तरीन बीवी से कौन काफिर अपने नज़र चुराएगा। मगर ये गुनाह भी हमने अपने सर ले लिया। जुमानी बात कहकर इसने एक भरपूर निगाह इस पर डाली और फिर बगैर कुछ और के वॉशरूम में घुस गया। इसके जाने के बाद बगैर इसकी बात को समझे मकसूम तेजी से अपना दुपट्टा उठाकर अच्छी तरह सर पर ओढ़े बाहर निकल गई। वो कमरा समेट रही थी। वो कुछ देर पहले आले के पास से आई थी। आज तो अपना कमरा भी साफ़ करने की मोहलत नहीं मिली। इस कदर मसरूफियत रही थी। रज़ा के मैले कपड़े वॉशरूम में टब में डाले, इसके बिखरे खिलौने इसके बॉक्स में डाले, बेडशीट चेंज की, सफाई सुथराई करने के बाद अबू नहाने के लिए वार्डरोब से अपने लिए अच्छा सा कॉटन का सूट निकाला। आज सुबह से हालत ख़राब हो गई थी। खुद को आईने में देखने तक की फुर्सत नहीं मिली। कपड़े मल्च के, बाल भी ऐसे हो रहे थे जैसे 2 दिन से नहीं बांधे हो। सुबह से मुंह भी एक ही बार धोया था। अर्शद को तो सख्त नापसंद थी इसकी ऐसी हालत। एक दफ़ा ऐसी हालत हो रही थी इसकी तो इसे अच्छी तरह याद था कि अर्शद ने इतनी बुरी तरह डांटा था कि वो कभी ऐसी हालत में आइंदा नज़र न आए। वो दिन था, इसके बाद से हमेशा इसने एहतियात कर ली थी। अर्शद नहायत सफाई पसंद थे। ज़रा सी गर्द इनके मजाज पर गना गुजरती। गंदा कमरा मैली बीबी से सख्त चिढ़ती। अपना कमरा ही क्या, सिमरन ने तो अपना पूरा पोर्शन शीशे की तरह चमकाया हुआ था। जो आता इसके सुगड़ापे की तारीफ किए बिना नहीं रहता। हर काम में वो ताक थी। घर का ऐसा कौन सा काम था जो इससे नहीं आता था। किचन में होती तो एक से एक जायकेदार डिशेस बनाकर खिलाती कि पेट भर जाए, मगर नीयत नहीं भरती थी। क्योंकि वो एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी, किसी शय की कमी नहीं थी। इसे सास का प्यार, नंद की मोहब्बत, शोहर की चाह, इन सबसे मालामाल थी। बस राशिद गुस्से के तेज थे जिससे वो ज़रा खाइफी रहती, वरना कोई कमी नहीं थी। एक कमी ज़रूर इसमें रह गई थी। 11 साल हो गए थे इनकी शादी को, मगर इसकी गोद सूनी थी। मगर इस घर के किसी भी फर्द ने इसे औलाद का ताना तो दूर की बात कभी एहसास तक नहीं होने दी। इसकी बेऔलादी का सिमरन ने खुद भी सब्र कर लिया। अपने दिल को बहला ली कि यकीनन अल्लाह को कोई बेहतरी होगी, कोई मसलियत होगी, जब तक औलाद की नेमत से महरूम थी।
मगर इसने अपनी ये महरूमी रज़ा से पूरी कर ली थी। इसका हर काम अपने हाथों से करती थी, सुबह से रात के तक वो इससे ही लगा रहता। सिर्फ सोने ही आले के पास जाता, मगर आजकल वो भी नहीं जा रहा था। सिमरन अपने पास ही सुला रही थी। नहीं सोचो में गलता बेड से अपने कपड़े उठाए थे कि अरशद आ गए। इसने मुड़कर पीछे देखा। आप जल्दी आ गए? इसने घड़ी देखी, 8 बज रहे थे, वरना अरशद ने कहा था 11 बजे तक बच सकते हैं। हाँ मीटिंग है, ऑफिस वक्त से जल्दी फारिग हो गया, मगर अभी 10 बजे की फ़्लाइट से नैरोबी के लिए निकलना। तुम यूँ करो, मेरा सामान पैक कर दो। अरशद ने इसको अपना ब्रीफ केस थमाकर कोट उतार कर दिया, फिर टाई की नॉट ढीली की थी। इसी पल सिमरन पर इसकी नज़र ठहर कर रह गई। तुमने अपनी हालत क्या बनाई हुई है? इसने ऊपर से नीचे तक इसका बिगड़ा सरापा देखा। जी वो दरअसल आज काम में इस कदर मसरूफ रही कि ख्याल ही नहीं रहा खुद का, वो झिझकते हुए बोली। काम का बर्डन चाहे तुम पर कितना ही क्यों ना हो, मगर ये मेरी लास्ट वार्निंग है कि आइंदा इस हुलिये में मुझे नजर मत आओ। और अब जाओ, पहले अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर मेरा बैग पैक करना। मैं जब तक याले के पास जा रहा हूँ। एक नज़र तेज़ निगाह इसके बिगड़े हुलिये पर डालता कमरे से बाहर निकलता चला गया, और वह याले के बेडरूम में दाखिल हुआ, जहाँ नजमा सलीम अहमद बैठे थे। इन्हें सलाम करता वह याले के बेड के पास रखी चेयर पर आ बैठा। कैसी है मेरी गुड़िया? इसने नरम लहजे में बोलते हुए इसके सर पर हाथ रखा था। जी पहले से बेहतर हूँ, मुस्कुरा दी। दर्द वगैरह तो नहीं? आप नहीं? ओके, कुछ खाओगे? अगर बाजार से खाना तो अभी मंगवा देता हूँ, कोई और फरमाइश है तो घर में बनवा देता हूँ। नहीं अरशद भाई, सिमरन भाभी ने भी मुझे सूप पिलाया, किसी चीज़ खाने का दिल नहीं जा रहा। इसने जानिसार होती नज़रों से अपने भाई को देखा। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे आज मेरी डॉक्टर से बात हुई है, सारी रिपोर्ट्स अल्लाह का शुक्र है ठीक है, और प्लास्टर भी कल तक उतर जाएगा। जी अरशद भाई प्लीज़ ये प्लास्टर पैसे से पहले उतरवा दीजिए, ऐसा लगता है कि पहुँच होगी हूँ मैं। खुदा ना करे याले, क्या उलफोल बोल रही हूँ? नजमा ने छट से इसे डांट दिया। बिल्कुल ठीक डांट पड़ी है, ऐसे नहीं बोलते गुड़िया, 1-2 दिन में प्लास्टर उतर जाएगा। अरशद ने नरमी से देखते हुए मुस्कुरा के कहा। अरशद भाई मैं बेड पर लेटे लेटे बेजार हुआ गई हूँ, कुछ दिन की तो बात है, ठीक हो जाओगी। और बेटा आपकी बेहतरी के लिए डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा। सलीम अहमद ने कहा। इन्हें भी एहसास था कि याले बेजार हो गया, वरना वो टिकने वाली कहाँ थी। और क्या, बस थोड़ा और सब्र कर लो, वैसे भी मेरी गुड़िया तो बहुत बहादुर है, इसने प्यार से समझाया। नजमा और अहमद सलीम अहमद इन दोनों बहन भाई की मोहब्बत देखकर मुस्कुरा दी। अच्छा अरशद, कब तक निकलोगे? सलीम अहमद को अचानक याद आया, वरना याले के चक्कर में भूल गए थे। 10 बजे की फ़्लाइट है पापा, बस फ्रेश होकर खाना खा के निकलता हूँ। कहीं जा रहे हो अर्शद? नजमा ने पूछा। जी मामा, नैरोबी जाना है, फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनरी देखनी थी, इसी सिलसिले में जाना है। फिर वापसी कब तक होगी? 1 हफ्ता भी लग सकता है और 15 दिन भी। भाई साहब ने बताया कब तक ज्वाइन करेंगे तुम्हें? सलीम अहमद की आज फ़हीम अहमद से मुलाकात नहीं हुई थी ऑफिस में। जी ताया जान ने कहा कि वो 1 दिन में वहाँ आ जाएंगे, क्योंकि अगर हम मशीनरी खरीद लेते हैं तो इनके दस्तखत तो लाजमी चाहिए होने चाहिए। इनकी इसकी पूरी तवज्जो सलीम अहमद पर मरकूज़ थी। अरशद तुम सिमरन को भी अपने साथ ले जाओ, जाने वहाँ क्या खाओगे, कैसे खुद की देखभाल करोगे, मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। सिमरन नूं भी कुछ दिन सुख दा साह आ लैन दो, जिन जे जानदा पे ते। नहीं मामा, याले की भी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अगर नेक्स्ट टाइम गया तो ले जाऊँगा, वैसे भी आपकी बहू हर दफ़ा मेरे साथ जाती है, इस बार नहीं जाएगी। अरशद हौले से मुस्कुरा दिया। अरशद भाई आप मेरी फिक्र मत करें, मैं अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। आप सिमरन भाभी को अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपका खुद का भी दिल इनके बगैर नहीं लगेगा। याले ने शरारती नज़रों से अपने चहीते भाई को देखा। चलो तुम्हारी बात मान ली तो फिर तुम्हारी भाभी को कौन मनाएगा? अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा। कमरे में सिमरन को आते भी देख ले। मैंने आपका सामान पैक करवा के गाड़ी में रखवा दिए, कपड़े भी वॉशरूम में लटका दिए, आप फ्रेश हो जाए, फिर खाना गर्म करके लगाती हूँ। सिमरन याले के पास बैठ गई। सिमरन बेटा तुम भी अपना सामान पैक कर लो, अरशद के साथ तुम भी जा रही हो, नजमान ने नरमी से कहा। नहीं मामा, मैं माजरत चाहती हूँ, आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि याले को इस हालत में छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती। लेकिन हम सब हैं ना याले के पास, देख लेंगे। नहीं मामा, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगेगा, पूरा ध्यान याले में ही अटका रहेगा। इसने याले का हाथ पकड़ के इसे मुस्कुरा के देखा। सिमरन भाभी मैं ठीक हूँ, आप चली जाएंगे? नहीं, जब तक तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं भी नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर। अब तुम खुद ही देख लो, तुम्हारी भाभी को हमसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल है। अर्शद ने प्यार से इसका निखरा निखरा धुला चेहरा देखा। ये वो चेहरा था जो दिल के ऐवानों पर चमकता था, लेकिन तो फिर भी बड़ा लानती है। बहुत मोहब्बत करता था वो सिमरन से, मगर ये पहला मौका था जो वो इसके बगैर जा रहा था। जहाँ भी गया हमेशा इसे अपने साथ लेकर गया, इसलिए तो आज 11 साल पे एक ही दफ़ा इसके खाला खालू के घर इसे एक रात भी रुकने नहीं दिया था। लेकिन मैं फिर भी मनाऊंगी। याले को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था अरशद को यूँ अकेला चाहता देखकर, वरना जब भी अरशद मुल्क से शहर से बाहर गया सिमरन को अपने साथ लेकर ही गया था। रहना तो याले बेटा, सिमरन बेटी नहीं जाना चाहती है तो जिद मत करो। सलीम अहमद ने शफकत से दोनों को देखा। मगर पापा मुझे अच्छा नहीं लग रहा अरशद भाई का अकेला जाना। बस अब अगर एक लफ्ज़ और कहा तो सही वाली पिटाई होगी, सिमरन ने बिलाकर हल्का सा डांट ही दिया। क्यों चाहती हूँ मेरी भी डांट पड़े? अरशद ने जिस मस्कीनी सी सूरत बनाई, याले मुस्कुरा दी, जबकि सिमरन ने इसका इशारा समझ कर बुरी तरह झैम की खड़ी होगी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक खाना गर्म करके लगवाती हूँ। सिमरन ने अरशद को और देखा, जो आज काफ़ी अरसे बाद बड़े मूड में लग रहा था। वरना जब से याले की शादी हुई थी ज़मीन इसे छोड़ कर गया था, फिर याले का बिखरना, रोना तड़पना, इन सब हालात ने इसे बिल्कुल बदल कर रख दिया था। कभी कभी तो इसके गुस्से की जद में आ जाती थी। चलो भाई, हमारी होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दे दिया, जिसकी हुकूमत दूरी नामुमकिन है। अर्शद ने दिलचस्पी से देखा। नजमा ने प्यार से अपने बेटे और बहू को देखा और दिल से दोनों को दुआ दी। अर्शद को भी काफ़ी अर्से बाद इसके पुराने रूप में देख रही थी और खुश हो रही थी।
बताओ ज़रा कितने खुश हैं। देख लें सिमरन भाभी, अरशद भाई गोरियों के मुल्क जा रहे हैं और वो भी आपके बगैर। यकीनन कुछ तो दाल में काला है। याले की पूरी कोशिश थी सिमरन को भेजने की। अरे रे, बड़ी लड़ाका बिल्ली हो, मेरी बीवी के दिल में शक डाल रही हो। अरशद ने मसनूई घूरा था जिसके याले पर कोई असर नहीं हुआ। जी नहीं, यकीनन कोई तो बात है, वरना आप कभी सिमरन भाभी के बगैर जाते नहीं हैं। अच्छा है ना, थोड़ी सी आज़ादी मिलेगी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ एक आधा फेर चला के आऊँ। अरशद आज फुल मूड में था। सिमरन ने हैरानी भरी नज़रों से उसे देखा जिसके होंठों पर जानदार मुस्कुराहट खेल रही थी। आप इसी तरह हैरान होती रहिएगा। और अरशद भाई हवाओं में उड़ते जा रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि शक डालिए और ख़ुद अपने दिल की बातें करें। वो नेकी में लिखा जा रहा है ना, होगा ना। नजमा सलीम अहमद जानते थे वो मजाक कर रहे, सिर्फ यार और सिमरन को छेड़ा। उनकी बातों पर मुस्कुराने के साथ साथ उल्टापन दोस्त भी हो रहे थे। तुम लोग बातें करो, मैं भी अब आराम करूँगा। सलीम अहमद अपनी जगह से खड़े हो गए, फिर अरशद को मुखातिब किया। अरशद, अगर कहो तो मैं एयरपोर्ट तक छोड़ने चलूँ? अरे नहीं पापा, मैं चला जाऊँगा, ड्राइवर छोड़ आएगा, आप आराम कर लीजिए, थक भी गए होंगे। अरशद को उनकी थकन का ख्याल था। चलो जैसे तुम बेहतर समझो। ओके बेटा, फिर मेरी तरफ से गुड नाइट। वो याले के पास और इसके सर पर हाथ रखा। ओके पापा, गुड नाइट। याले धीरे से मुस्कुरा दी। मैं भी चलूँ, आपको एक कप गर्म काफ़ी दूँ, फिर वापस आती हूँ। नजमा भी खड़ी होगी, इसी असना में मकसूम भी वहाँ चली है। सबको सलाम कर याले के पास बैठ गई। बेटा आप यहाँ याले के पास हो? इन्होंने मकसूम से पूछा। जी मुमानी जान, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं सुबह तक याले के पास हूँ। इसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। नजमा ने इसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया और सलीम अहमद के पीछे पीछे चल दी। तो फिर क्या सोचा सिमरन भाभी आपने? देखें आखिरी बार सोच लें, अरशद भाई आपका पल्लू छुड़ा के भाग रहे हैं। याले ने बात को वहीं से पकड़े जहाँ से स्टॉप किया था। सब समझ रही तुम्हारा इरादा भी और तुम्हारे भाई का इरादा भी, मगर मैं फिर भी किसी सूरत नहीं जा रही। और इससे पहले कि टाइम ज़ाया करो, मैं ही चली जाती हूँ। इन दोनों पे एक नज़र डालते हुए कमरे से चली गई। सॉरी अरशद भाई, आपको अकेले जाना पड़ेगा। याले ने इतनी मासूमियत से कहा कि वो जोर से हंसी और हल्के से इसके सर पर चप्पत लगा दी। बेवकूफ़, तुम जानते हो ना कि सिमरन तुम्हें किस कदर चाहती है। मैं जानता था वो कभी भी तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जाएगी। मगर अरशद भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर आपका खुद का भी तो दिल नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। मगर हाँ, तुम्हारी दूसरी बात पर ज़रूर गौर किया जा सकता है। वो मुस्कुराते हुए बोला। कौन सी बात? वो ना समझी की कैफियत में से देखने लगी। अरे दिल लगाने वाली, वहाँ एक आधा फेर चलाकर दिल लगाया जा सकता है। अरशद भाई, वो अपनी सबज आंखें फैलाकर धीरे से चीखी। अरे यार मजाक करो, भला तुम्हारी भाभी से भी ज़्यादा कोई अच्छा हो सकता है? वो हल्के से हंस दिया। चलो अब ऐसा है कि तुम आराम करो, मैं भी फ्रेश होकर निकलूंगा। वो खड़ा हो गया। ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह। इसने मुस्कुरा कर दुआ दी। अल्लाह हाफिज़। अरशद ने इसके सर पर हाथ रखा और बाहर निकल गया। मकसूम जितनी हैरात होती कम था। वो पहली बार अरशद को यूँ हंसता हुआ देख रही थी, बल्कि मजाक करता हुआ देख रही थी। वरना अरशद को जब भी देखा सख्त अंदाज में देखा, चेहरे पर मामूली सी मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी। अरशद भाई को मुस्कुराना भी आता है? दिल का सवाल ज़बान तक आ ही गया। हैरानगी भरी आंखें याले पर थी। याले ने मकसूम को देखा। याले ने एक सर्द सांस खींची। पहले अरशद भाई ऐसे नहीं थे, बहुत हंसमुख थे, हर वक्त मुझे छेड़ते और मामा पापा से डांट खाते थे। लेकिन मेरी शादी के बाद से बहुत बदल गए, बहुत रिजर्व हो गए। जानती इनका गुस्सा शुरू से बहुत ज़्यादा है। हमारे घर दो लोगों का तो गुस्सा बहुत तेज़ और ख़तरनाक है, एक अरशद भाई का और एक जरमील का। मुझे इन दोनों के गुस्से से बहुत डर लगता है। तुम जरमील भाई से भी डरती हो? इसने हैरान होकर पूछा, क्योंकि वो 2-3 दफ़ा की मुलाकातें खुद इसके सामने भी हो चुकी थी, जिससे कहीं से भी नहीं लगता था वो जरमील से डरती होगी। कुछ पल तो याले चुप रही, मगर फिर जवाब भी दिया। हाँ पहले डरती थी, मगर अब नहीं। मुझे इनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मेरे दिल में इनके लिए पहले जो इज्जत और एहतराम था वो सब नफरत में बदल चुका। मैं इनसे शदीद नफरत करती हूँ। इनका चेहरा देखना भी गुनाह समझती हूँ। इन सबस आंखों में एक दुख हलकुरे ले रहा था, साथ नफरत की दहकती चिंगारी भी थी, और इससे सिर्फ एक शख्स की वजह से, जरमील अहमद की वजह से। मकसूम को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसने याले के जख्म उधेड़ दिए। इसके चेहरे पर दुख और करब के तकलीफ के साए गहरे होने लगे। मकसूम को बहुत अफसोस हुआ। आई एम सॉरी याले, मुझे जरमील भाई का जिक्र नहीं करना चाहिए था। याले ने नमी भरी आंखों से देखा। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा खैर छोड़े इस फजूल जिक्र को। आप ये बताइए कल पूरी रात आप यहाँ क्यों थी? इसने अपना मूड इतनी तेज़ी से बदला कि मकसूम देखती की देखती रह गई। ऐसे लगा जैसे आंसू का एक गोला इसने अपने हलक के अंदर ही उतार लिया। क्यों? मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं तो आज रात भी तुम्हारे पास रुक रही हूँ, बल्कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारे पास ही रुकने वाली हूँ। मकसूम को तो वैसे भी किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होने की आदत नहीं थी। इसने याले से मज़ीद कुछ नहीं कहा, बल्कि इसकी इस तरह इतनी जल्दी बदलने पर हैरान ज़रूर हुई थी, मगर खुद को भी इसके मूड के मुताबिक ढाल लिया। क्यों बेचारे आरफिन भाई पर जुल्म कर रही है? मकसूम कुछ नहीं बोली, धीरे से मुस्कुरा दी, चेहरा नीचे किया। सिमरन खाने ही कमरे में ले आई थी। इतनी देर में अरशद भी वॉशरूम से निकल कर आ गया। आईने के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़का, फिर वहाँ सोफे पर आकर बैठ गया जहाँ सिमरन इसका इंतजार कर रही थी। क्या बना आज? इसने प्लेट आगे खिसकाई अपने। आज अगर पता होता कि आप घर पर ही खाना खाएंगे तो कुछ स्पेशल बना रही थी, मगर मामा और मेरा दिल आज दाल चावल के साथ शामी कबाब खाने को चाह रहा था। चलो ये भी अच्छा, तुम तो जानती मुझे खाने में नखरे बिल्कुल पसंद नहीं। इसने मुस्कुराते हुए प्लेट में चावल निकाले, थोड़ी सी दाल डालकर इसमें शामी कबाब रख लिए। सिमरन ने पानी का गिलास भर के इसके आगे रख दिया। अगर टाइम है तो एक कप चाय या कॉफ़ी बना दूँ? अरे नहीं यार, रहने दो। इसने खाना खत्म करके प्लेट रखी, पानी पीकर खड़ा हो गया। सिमरन भी खड़ी होगी। अरशद ने सिमरन को देखा और मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया। चलोगी तो बताओ, मैं बहुत दूर जा रहा हूँ, हफ्ता भी लग सकता है और 15 दिन भी। नहीं मैं ज़रूर चलती अगर यारें ठीक होती तो। अरशद ने बगौर इसका चेहरा देखा। सिमरन के इस तरह गौर से देखने पर वो झेंप कर रह गई। आज कितने अरसे बाद इसका वही पुराना वाला रूप था, वही अरशद जो जाने का आग हो गया था। ऐसे क्या देख रहे हैं?
सोच रहा हूँ दिन तो काम में गुजर जाएगा, मगर रात का क्या करूँगा, वो कैसे कटेगी तुम्हारे बगैर, सोने की आदत नहीं है। आप तो बस 11 साल हो गया हमारी शादी को, मगर आज भी ऐसे ही है जैसे शादी के पहले दिन थे। सिमरन ब्लश होकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर बेकार। अगर 1100 साल भी हो जाएंगे तब भी मैं ऐसा ही रहूँगा, बोलो क्या कर लोगी। इसने जो हाथ खींचा तो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाई, सीधा इसके वसी और इस सीने से आ लगी थी। अर्शद क्या करें, आपको देर हो रही है, जाते जाते भी टाइम लग जाएगा। लगता है अपनी बात पर अमल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी बेगम तो हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। कौन सी बात? सिमरन ने सवालिया नज़रों से देखा। वही अफेयर वाली। अब वो इसे जानकर छेड़ रहा था जिसे वो अच्छी तरह समझ गई। ठीक है कर ले, फिर देखेगा मैं क्या करती हूँ। अच्छा क्या करोगी? जान से मार दूंगी। किसे? अर्शद ने इसकी आंखों में अपना अक्स देखा। आप दोनों को। इसने झट से खुद को इसे छुड़ाया। और आज के लिए इतनी बातें बनानी काफ़ी है, कुछ आकर कर लीजिएगा। हालांकि दिल अंदर से बहुत खुश हो रहा था अर्शद को अपने पुराने अंदाज में देखकर। दिल तो यही राग लाप रहा था, कोई भी बातें करता रहे, इसे छेड़ता रहे, वक्त ठहर जाए, पल थम जाए, मगर मजबूरी थी इसे जाना था। अर्शद ने बहुत जानदार कहकर लगाया। वैसे जाना जरा इद्दा करे कि अर्शद पक्का पक्का तो नहीं चल रहा कितने। इसका मतलब है सिमरन बेगम अपने शौहर नामदार अर्शद अहमद से बेजार हो गई। वो सताने से बाज नहीं आ रहा था। अल्लाह ना करे अर्शद, आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिस दिन ये सोच मेरे तस्वर में भी है, वो दिन, वो पल, मेरी सांस, वो सांस मेरी आखिरी सांस हो, मुझे अगली सांस नसीब ना हो। सिमरन, अर्शद ने बेसाख्ते इसके हल्के हिलते लबों पर अपना मजबूत हाथ रख दिया। पागल हुई है जो मुझे ऐसी बद्दुआ दी है तुमने? नहीं अर्शद, मैंने आपको नहीं, खुद को बद्दुआ दी है। इसने अर्शद का हाथ थाम लिया। तो मैं और तुम अलग अलग हैं क्या? नहीं तो। इसने नफ़ी में इधर उधर गर्दन हिलाई। तो फिर अपना कान पकड़ और सॉरी को। इसने मुस्कुराते हुए अर्शद के दोनों कान पकड़ लिए। सॉरी? अरे मेरे क्यों क्यों, मैं और आप अलग अलग है क्या? समझदारी से इसकी बात इसी को लौटा दी थी। बहुत चालाक हो। इसकी बात को समझते हुए इसकी नाक जोर से दबा दी। थैंक यू। वो भी हौले से मुस्कुरा दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी ज़िंदगी मुस्कुरा रही हो, हर सूर फूल ही फूल खिल रहे हो। वो जो कुछ अरसे से अर्शद से खाइफ थी, नाला थी, वो इसे एक पल में मिट्टी के ढेर हुए। इसका दिल शीशे की तरह चमक रहा था और शीशे में एक ही अक्सर मिला रहा था, अर्शद अहमद का। अच्छा अब और देर मत करें, आपकी फ़्लाइट का भी टाइम हो रहा है। वो इसके पास से हटी और मामूल की तरह टेबल पर से इसका मोबाइल और वॉलेट इसे दिया। मिस करोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो है। अर्शद ने फिर से इसका हाथ थाम लिया। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हर रोज़ हर रात तुम्हें फ़ोन करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगी। वो दिलकशी से मुस्कुरा दी। बहुत खुशगवार मूड के साथ इसे छोड़ कर गया था सिमरन। ये पल, ये साथ अपने दिल में कैद कर लिए। और भाई तुम्हें ठीक होना है या नहीं? आरफिन इसके कमरे में आए थे इससे मिलने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैंने 3 दिन आगे बढ़ाया, मगर अब सोच रहा हूँ मैं और मकसूम अकेले चले जाएं। मकसूम का तो जब दिल ही बंद होने को था, इसने ऐसी बात ही ऐसी कर दी थी। आरफिन भाई, लगता है आपको अपनी जान अजीज़ नहीं है। यानी चुप रहने वालों में से नहीं थी। हमें अपनी जान बहुत अजीज़ है, तुम्हें क्या खबर? इसकी पुरशौक नज़र मकसूम पर थी, जो किसी से छुपी नहीं रह सकी। जो कि आपकी जान याले के चंगुल में फंसी हुई है। हीरा ने इसकी नज़र की चोड़ी पकड़ते हुए मुस्कुरा के मकसूम को देखने के बाद आरफिन को देखा था। मकसूम इन लोगों की जुबानी बातें अच्छी तरह समझ रही थी, खुद का निशाना बनना जैसे इसके दिल से मारा था। और ये जान आपकी फंसी रहेगी जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती। याले ने माहौल का मज़ा लिया था। आरफिन को छेड़ने से हमेशा से लुत्फ़अंदोज़ करता था। अब बोलिए आरफिन भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं ना आपके, जो हम आपको हनीमून अकेले बनाने देंगे। हीरा ने याले का भरपूर सांस दिया। नहीं, ये दुनिया का पहला हनीमून होगा जो तुम मलकुल मौत साथ होगी हमारे। आरफिन ने जले दिल के फफोले फोड़े। हीरा और याले तो बारी बारी देखते हुए मकसूम पर निगाह गई, जबकि अंदर आती सिमरन हंसती। इसकी हंसी की आवाज़ सुनकर आरफिन ने पीछे पलट कर देखा। आप भी हंस ले, मुझे तो बिल्कुल ही अकेला कर दिया। आरफिन ने शिकायती नज़रों से सिमरन को देखा। नहीं, आज मेरी सपोर्ट पूरी तुम्हारे साथ है। वो वहीं आकर बैठी थी जहाँ मकसूम विराजमान थी। क्या मतलब? अच्छा चले गए, मैं आज याले के पास ही रुक रही हूँ। काश पहले चले जाते, मुझे 1 हफ्ते तक अकेले तो नहीं सोना पड़ता। तौबा है आरफिन भाई, आपने तो बेबाकी में याले का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हीरा बात को समझते हुए बुरी तरह छहम कर आएगी। अगर मैं यूँ बिस्तर पर इस तरह न लेटी होती तो तुम्हें अच्छी तरह बता दी। एक तो तुम्हारे लिए भला सोचो और तुम हमें ही रगे दो। याले ने हीरा को घूर के लताड़ दिया। ओह सॉरी याले, मैं तो मजाक कर रही थी। हीरा मिनमिनाई। इसकी मिनमिनाहट पर आरफिन का ज़बरदस्त कहकर कमरे में गूंजा, जैसे हीरा ने घूर के देखा और बोले बगैर ही न सके। आरफिन भाई अब बहुत बदतमीज़ है। अरे वो क्यों, मैंने क्या कर दिया? लड़ तुम दोनों रही हो, इल्ज़ाम हमें, और ये लड़ाई आपकी वजह से होती है। आप तो पक्के दुश्मन है हमारी दोस्ती के। याले ने इसे फिर बातें सुनाने का मौका मिला। फिर तुम दोनों को हमेशा एक दूसरे से चिपका ही पाता हूँ। कभी जो ये यजूज मजूज की जोड़ी अलग अलग नजर आए, जाने क्या क्या खिचड़ी बनाती रहती हैं। इसमें हमारी मासूम सी बेगम को भी शामिल कर लिया। देख लें याले कैसे हमें मकसूम भाभी के सामने बेइज्जत कर रहे हैं। इन्होंने याले का हाथ थाम लिया। मकसूम भाभी भी क्या सोच रही होंगी हमारे बारे में। इस बारे में बेफिक्र हो, तुम्हारी मकसूम भाभी के ऊपर की मंजिल टोटली खाली है। वो मेरे अलावा कुछ फजूल नहीं सोचती। आरफी ने दिलचस्पी से इसका झंपा झंपा सुंदर मुखड़ा देखा। देखा किस कदर चलाकेंगे। मकसूम भाभी की तारीफ भी की तो किस अंदाज में कि इन्हें गुमान न हो अपनी कमजोरी का। और हमें जो फजूल बोल के तुमने गौर नहीं किया। याले तो बस लेटे लेटे घूरे चाह रही थी। बस चलता तो कच्चा चबा जाती आरफिन को। कोई बात नहीं याले, तो जल्दी से खड़ी हो जा, फिर मिलकर इनकी खबर लेते हैं।
ठीक बोलिए, वो कहते हैं ना मेंढकी को जुकाम हो गया, भाई हिसाब इस वक्त इनका है। याले अपना हर हिसाब पे बात करने वालों में से। ओ माय गॉड, अब बस भी करो, कितना लड़ोगे बेचारे आरफीन से। एक तो इसकी बेगम को हत्या के बैठी हूँ, मासूम शिकवा भी नहीं कर रहा। सिमरन जो मुसलसल इन लोगों की गुफ्तगू पर मुस्कुरा कर लुत्फानंदोज हो रही थी, बोल पड़ी, जी। दोनों ने बक वक्त कहते हुए सिमरन को देखा। बेचारा मस्तूम, सिमरन भाभी कुछ तो रहम करे। बस बस, अब लड़ाई झगड़ा खत्म, सिमरन भाभी ने मेरी साइड ले ली, किस्सा ही खत्म। आरफी ने हाथ उठा के मामला खत्म करना चाहिए। इसकी हालत थी, कोई भी जरा से इसकी साइड ले लेता वहीं स्टॉप होकर वहाँ से भाग जाता था या चुप हो जाता था कि इसकी जीत हो चुकी है। कोई कुछ भी बोलता रहे, वो सिर्फ जल घुड़ कर रह जाती थी। कोई बात नहीं, अभी बहुत से मौके आएंगे, हम अपनी टीम में आपकी बेगम को भी शामिल करेंगे। याले ने इशारों में इसे धमकी दी, जिस पर वह हौले से हंस दिया। देखो ज़रा, मुझे कुछ बताना था और कुछ पूछना था, मगर ये जूझ मजूझ के चक्करों में आकर सब भूल गया। वो हंसकर फिर से इन दोनों पर मिसरा कसते हुए सिमरन की तरफ घूमा। देख लीजिए अपने बेचारे मासूम बेचारे सिर्फ शोहर को। याले ने मकसूम को देखा। तुम छोड़ोगी तो वो देखेंगी ना, वो भी कहाँ बाज आता। अल्लाह अल्लाह, सिमरन भाभी कैसे भिगो भिगो के मार रहे हैं आरफिन भाई। याले ने सिमरन से शिकायत लगाई। मजाक कर रहा है याले। कोई बात नहीं, छोड़ने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। देखिएगा इस्लामाबाद चलिए, फिर बताऊंगी। हाँ देखो, अच्छा याद दिला दी, इस्लामाबाद में इसी काम के सिलसिले में आया था, मगर इन लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया मुझसे, और आप इतनी तो मासूम है ना, हिरत तनक कर बोली। एनीवेज, ये लड़ाई भी बात के लिए उठा के रखते हैं। बात यह है कि हम लोग पहले बाय एयर जा रहे थे, मगर अब कैंसिल कर दिया, हम सब बाय रोड जाएंगे। सच? हीरा और याले की तो खुशी से चीख ही पड़ी। जी हाँ, और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सहूलत को देखते हुए मैंने यही सोचा कि हम सब बाय रोड सफ़र करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे, सफ़र को यादगार बनाएंगे। आरफी ने मुस्कुराकर याले को देखा। ओ थैंक यू आरफिन भाई, यू आर सो नाइस ब्रदर। याले ने मोहब्बत से देखा। इस घर में वो जिससे सबसे ज़्यादा मजाक करती थी वो आरफी नहीं था। ना कभी इसने इसकी किसी बात का बुरा मनाया, ना याले ने कभी इसकी बातों का बुरा माना। मोस्ट वेलकम माई लिटिल सिस्टर, ये सब तुम्हारे लिए। तुम ठीक हो जाओ, फिर निकलते। इसने आगे बढ़कर इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा। मकसूम को इतना तो अंदाजा हो गया था कितने कम दिनों में यहाँ रहते हुए कि घर का छोटा बड़ा फर्द याले को पहुंच जाता है। बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। इस घर के हर फर्द की मोहब्बत की डोर से एक दूसरे से जुड़ी थी। मगर याले और जरमील को लेकर घर में कुछ तनाव सा जरूर था। ऐसा लगता था कि दूसरे से नजरें चुराते फिरते हैं। शायद ये उबाल वक्ती हो, मगर अरशद जहाँ खड़ा था वो भी हक पर था। हो सकता है अरशद अपनी बात मनवा दे। मकसूम को तो ये अंदाज़ा लग रहा था अब तक याले की बातों से कि वो अरशद का ही साथ देगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपने जो खुशी की खबर दी इससे तो और भी ज़्यादा खुद में तवानाई महसूस कर रही हूँ। आप बस ये प्लास्टर उतरवा दीजिए, मेरा जान को ज़ाब बन गया मेरी। हाँ बात तो ये मेरी अरशद से, वो कह रहा था कि 1-2 दिन में उतर जाएगा। अरे सिमरन भाभी, ये अरशद इतना अचानक क्यों चला गया, बताया भी नहीं। हाँ वो कुछ फैक्ट्री की मशीनरी वगैरह के सिलसिले में गया है, मुझे भी इनके आने पर ही पता चला। तो 1-2 दिन में आ जाएगा, हमें ज्वाइन करेगा ना, आरफीन बोला। नहीं मेरा ख्याल है मुश्किल है, क्योंकि वो 1-2 हफ्ते से ज़्यादा दिन का बोल रहे थे। अच्छा चले, खैर मैं खुद फ़ोन पर बात कर लूँगा इससे। याले का जैसे प्लास्टर उतरता हम दूसरे दिन निकलते पे। तुम सब अपनी अपनी तैयारी रेडी रखना। सानू तो कोई नहीं कभी नाल गया इदा, साढ़े सामने जाते सारे जरूर आ हनीमूनों पे अपने, लेकिन इदा कोई फैमिली ट्रिप वास्ते तो नहीं सानू लैके गया। आरफिन पूरा खानदान नाल चुक के लैके चला अपने हनीमून पे। आरफिन भाई कितने दिनों के लिए जाएंगे? हीरा के अंदाज में भी यारे की तरह खुशी और जोश का वलवला था। 1 हफ्ते के लिए। वो इसके जोश को देखकर मुस्कुराती। इसे बहुत खुशी होती महसूस होती थी जब इसकी दोनों छोटी बहनें खुश होती थी या वो मुस्कुराती थी, और याले को देखकर तो और खुश हुआ था कि आज इन 2 सालों में पहली बार इसके चेहरे पर सच्ची खुशी देखी थी जो दिल से फूट रही थी। हाय मन लगता मैं पर पुत्र दे पाँव पे ऊपर ना ठंडे ठंडे पाँव लगा रही हूँ। सो गई है मेरे पास लेटी लेटी, इसकी तबीयत भी सेट नहीं हो रही। कौन कौन जा रहा है? सिमरन के दिल में एक डर खौफ था। हालांकि अर्शद यहाँ नहीं था, मगर फिर भी अंदर से वो सहमी भी चिड़िया की तरह थी। बस हम ही लोग हैं। मामा को तो आपको पता है वो इन सब तफरियात से दूर भागते। बड़ी ममानी जान को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, छोटी ममानी जान इनके बगैर कहीं जा नहीं सकती। रहे फ़हीम मामू, और वो 1-2 दिन में वापस नैरोबी जाएंगे, और सलीम मामू बिजनेस को देखेंगे। बस हम यंग पार्टी जिसमें राशिद और जरमील। पूरी तफसील इन लोगों को बता दी। क्यों जरमील क्यों नहीं जा रहा? बात की तस्दीक ज़रूरी थी। वो असल में फ़हीम मामू ने इसे फ़िश पोर्ट जाने को कहा, कुछ मजदूरों का मामला है इसलिए वो भी नहीं जाएगा। इसी तस्दीक से जहाँ सिमरन ने सुख का सांस लिया, वहीं याले ने भी सच शुक्र अदा किया, जबकि हीरा खामोशी से सर झुका के। यार बहुत देर होगी, तुम्हारी भाभी की आवाज़ सुने कोई ने हाथ लगाया, कहीं बैठे बैठे सो तो नहीं गई? आरफी ने शरीर नज़रों से याली के पास बैठी मकसूम को देखा। अरे हाँ मकसूम भाभी, इतनी देर हो गई, आप खामोश है, हमारी कोई बात बुरी लगी आपको? याले ने मकसूम को देखा जो बहुत चुपचाप थी। नहीं तो मैं तो आप लोगों को सुन रही थी, मुझे कर रहेगी। मकसूम आज तुम रहने तो मैं हूँ याले के पास। सिमरन ने मुस्कुरा के कहा। आरफी गौर से इसी को देख रहा था। बोलने से भी इसके गालों के डिम्पल बहुत गहरे हो जाते थे, जिनमें अक्सर वो खो सा जाता था। और क्या सिमरन भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और आप तो वली में भी वैसे भी मुस्तकिल मेरे पास ही रुकी हैं। हालांकि कि कभी हीरा होती कभी कोई और, मगर आज आप बिल्कुल नहीं रुकेंगी। मैं ठीक हो जाऊँ तो आरफिन भाई मेरी पिटाई करेंगे।
याले ने छेड़ा था और सबकी जिद बहस का ये नतीजा निकले कि इसे आरफिन के साथ रवाना कर दिया गया। बेचारे आरफिन भाई क्या सोचते होंगे कि इनकी नई नवेली दुल्हन मेरे पास सोने लगी। याले ने अफसोदगी से सिमरन को देखा। बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें, हीरा ने तप कर कहा। हाँ आ तो गया ना। इसने हीरा के तपते चेहरे को देखा। इसकी अदा पर याले ने जबरदस्त कहका लगाया। वही सिमरन भी हंसती थी। वो अपने दोस्त की मंगनी से जल्दी वापस आ गई थी। शुक्र अदा कर रही थी कि सुकून से वापस आ गई, वरना जब भी बाहर निकलती कुछ ना कुछ जरूर होने लगता। वो किसी असेब की तरह इसके पास आ जाता, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। रेहान शेख आज मुस्तकिल इसके साथ थे। शायद वो इनसे डर गया था। बेटा थोड़ी देर और बैठ जाती, इतनी जल्दी आ गई हो? मैं था ना वहाँ आपके पास, रेहान शेख ने रणबीर से कहा, मगर इसके डर को भी अच्छी तरह समझ गया था। नहीं पापा, बस इतना काफ़ी था। मैं थक भी तो गई थी, और फिर आप तो मुझसे ज़्यादा थके होंगे। सुबह ऑफिस के शाम को वापस आकर फ़ौरन मेरे साथ चले गए। तो क्या अपनी बेटी के लिए तो क्या अब अपनी बेटी के लिए तो जान भी हाजिर है। मुस्कुरा दी। अच्छा एक काम करते हैं, अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा ख्याल है। वो तो वैसे भी इस कदर थकी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे मीलों मुसाफर तय करके आई हो। ज़हनी सुकून तो बिल्कुल जैसे ख़त्म हो गया था। दिल को अजीब सा धड़का लगा रहता था कि अब कुछ होने वाला है। तो ठीक है नूरी, जाओ और अच्छी सी 2 कप गर्म गर्म कॉफ़ी ले आओ। पास खड़ी नूरी को हुक्म सादिर किया गया। जी बेहतर साहब जी। वो हुक्म मिलते देरी से किचन की तरफ बढ़ी। अरे हाँ बाबा, याद आ गया, आरफिन भाई अपनी मिसेस के साथ आ रहे थे यहाँ। हाँ राबे भाभी से मेरी बात हुई थी। वो बता रही थी कि इनकी भाई की बेटी सियारे सीढ़ियों से गिर गई, तो सर पर गहरी चोट आई है और पैर में मोच आने की वजह से प्लास्टर भी चढ़ाए ने। जैसे वो ठीक हो जाएंगे तो आएंगे सब लोग। ये वही कुशन है ना? ये वही कज़न है ना याले, आरफिन भाई की, जिनकी शादी बिल्कुल अचानक इनके दूसरे कज़न जमील से हुई थी? हाँ शायद, आपको याद है? जी असल में हम लोग इत्तेफाक से वहीं पर थे तो शादी पे अटेंड की थी, मगर वो तो सुबह ही याले को छोड़ के चले गए थे। बेटा ये तो मुझे नहीं मालूम, और फिर ये तो इनका पर्सनल मैटर है ना। वो सिर्फ सारी ला के रह गई। इस तरह नूरी भी कॉफ़ी ले बना कर ले आई थी। अच्छा अब एक बात और बतानी है आपको। रेहान शेख ने गर्म कॉफ़ी का एक सिप लेकर कप टेबल पर रख दिया। जी कहिए। इसने भी एक गर्म सिप लिया। जैसे घूंट हलक में उतरा जाने कितना सुकून महसूस हुआ। बाबा 1 मिनट। रेहान शेख कुछ बोलते कि वानी ने इनकी बात रोक दी और नूरी को देखा। नूरी तुम यूँ करो, जाओ और जाकर सो जाओ। तुम भी मेरे से पहले ही सुबह उठ सोकर उठती हो। नूरी तो वैसे ही हुक्म की गुलाम थी। तेजी से कमरे से चली गई। मुबादा कोई और काम करना कह दिया जाए। वो वैसे भी बहुत थक गई थी, सोना चाहती थी, मगर पहले आज सारे दिन की रिपोर्ट भी तो देनी थी किसी को। पहले इसने तसल्ली कर ली कि वानिया भी बेडरूम में नहीं आ रही। फिर अपना मोबाइल निकाल और एक नंबर डायल किया। बड़ी चुगलखोर औरत था। वानिया, मैंने आपकी बात लंदन के एक मशहूर सर्जन से की। आपकी सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर मेडिरॉब को भिजवा दी हैं। इन्होंने इसे अच्छी तरह स्टडी करने के बाद 1 हफ्ते बाद मुझे फैक्स भेजा। आपका एक छोटा सा ऑपरेशन होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तो आप मुझे बता दें कब तक की टिकट कंफर्म करवा दूँ? नहीं बाबा, मैं ऐसे ठीक हूँ। इतनी तकलीफें उठा चुकी हूँ कि अब डर लगता है खुदा ना ख्वास्ता ये ऑपरेशन ना काम हो गया तो जो मेरे दिल में मामूली सी उम्मीद रोशन है वो उम्मीद कहीं बुझ ना जाए। इसलिए बाबा मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी उम्मीद के साथ गुजार दूंगी। मगर वानी बेटी, चांस तो लेना पड़ेगा। जहाँ आपने इतनी तकलीफ उठाई वहाँ थोड़ी सी और सी। और फिर डॉक्टर ने 100% कामयाब ऑपरेशन कामयाब होने की उम्मीद दिलाई है। वो इसे अच्छी तरह समझा रहे थे, मगर वो इनकारी थे। और फिर मुँह फटते रहते। लंगड़े लूले हैं मगर ज़िंदगी गुजार सारी ज़िंदगी। तेन एक ऑप्शन मिल रहा है तो नवेल कर ला बीबी। इन्होंने भी उम्मीद दिलाई है, बस सूख से नहीं कहा। वो इस्तज़ाइया मुस्कुरा दी। नहीं बेटा, मैं रिस्क नहीं बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इतनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी है, मुझे नहीं मालूम कब मेरी आंखें बंद हो जाए। मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूँ, हालात से मुकाबला करने की ताकत करते हुए देखना चाहता हूँ। वो बहुत दूर तक का इसके लिए सोच रहे थे जहाँ इसका गुमान भी नहीं था। प्लीज़ बाबा, ऐसी खौफनाक बातें तो मत करें। मैं आपके बगैर कैसे जी सकूँगी? वो दहल कर रहेगी। और वो जो मैं अपने दिल पर पत्थर रखे आपको इस हालत में देखकर जी रहा हूँ, वो अफसरदा होकर इसकी बैसाखी को देखने लगे जो सोफे के साथ लगी थी खड़ी थी। चलो ठीक है, मगर मैं इस बारे में सोचूंगी। आपने इस तरह ब्लैकमेल किया कि मैं और कुछ आगे बोल नहीं सकती। इसने हौले से मुस्कुराते हुए नीम रजामंदी दे दी। मगर सोचना ज़रूर, अपने लिए ना सही मेरे लिए सही। इन्हें थोड़ी सी मगर तसल्ली होगी थी। फिर दोनों ने कुछ देर इधर उधर की बातें की। टाइम ज़्यादा होने लगा तो रेहान शेख को भी नींद आने लगी। वो खड़े हो गए। अच्छा बेटा, टाइम बहुत हो गया, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ दूँ आपके रूम में? नहीं बाबा, मैं चली जाऊँगी, आप अपने बेडरूम में आराम करें, मैं भी चलूँगी। वो बैसाखी पकड़े खड़ी होगी। नूरी बेड के पास नीचे कारपेट पर अपना बिस्तर डाले लिहाफ के अंदर बेखबर सो रही थी। इसने एक नज़र इसे देखा और बैसाखी के सहारे चलती हुई वॉशरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद आकर बैसाखी को साइड में रखा और अपने नरम मुलायम बिस्तर पर दराज हो गई। आज बहुत सुकून का दिन था। वो जितना अपने रब का शुक्र अदा करती कम था कि आज अफरीदी से सामना नहीं हुआ। जानिए साहब, इसका कहाँ तक और कब तक पीछा करे, कब इसकी जान छूटेगी? वो जो पल पल डर खौफ के ज़रिए से ज़िंदगी गुजारने लगी थी, कब सुकून का लम्हा नसीब होगा? वो थक गई थी ऐसी ज़िंदगी से। ज़हनी सुकून तबाह बर्बाद होकर रह गया करके रख दिया था। कोई भी काम करती मगर इसकी लाश शौर से अफरीदी की याद नहीं जाती थी। वो एक बुरी याद की तरह इसके शौर में जिंदा था, एक भयानक ख्वाब की तरह इसकी आंखों की पुतलियों पर ठहरा था।
अभी भी वो इसी असेब के सोचते सोचते जाने कब नींद के आगोश में चली गई थी। अभी थोड़ी देर हुई थी इसकी आंख लगी कि इसके सहारे मोबाइल जोर से चीखने लगा। इसकी कच्ची नींद में हड़बड़ा के रह गई। दिल की धड़कन बुरी तरह शोर करने लगी। इसने दिल पर हाथ रखा, चंद लम्हे अपनी बेकाबू धड़कनों को थामा, फिर गर्दन मोड़ के देखा नूरी को जो बेखबर सो रही थी। फिर अपना मोबाइल उठाया। जिस डर से वो भाग रही थी वो तो सामने खड़ा था। इसने मुश्किल हालत में थूक निकला मोबाइल ओके करके कान से लगा लिया। लाइन भी वो कब तक कट करती, वो लाइन काटती और फिर करता, फिर स्विच ही ऑफ कर देती तो अफरीदी का कुछ भरोसा नहीं, वो घर ही आ जाता। इसलिए ना चाहते हुए भी इसे ओके करना पड़ा। हेलो, तुम्हारी आवाज़ की लड़खड़ाहट बता रही कि तुम मुझे पहचान गए हो। फ़ोन इस वक्त किसका हो सकता है? आह वानिया, बहुत सुकून मिलता है मुझे तुम्हें तकलीफ़ में देखकर, मगर आज का दिन तुमने बहुत सुकून से गुजारा होगा। बहुत खुशी मंगनी अटेंड की अपने बाप के साथ, वो तो बहुत खुशफहमी का शिकार होंगे होंगे। आज वो तुम्हारे गार्ड बने फिर रहे थे तो इनकी वजह से मैं तुम्हारे पास सामने नहीं आया। खैर, बहुत जल्द इनकी खुशफहमी दूर कर दूंगा। तंजिया हंसी इसके कानों में गूंजी थी। नखलानत फिर तेरे थे कि जो किसी ने सुख देना चाहे रह नहीं दे सकता। तुम क्यों परेशान करो, खुदा के लिए छोड़ दो ना मेरा पीछा। और हंसी आवाज़ में आजी से इल्तिजा थी। छोड़ दो? इतनी आसानी से मेरा मकसद पूरा हुए बगैर तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हारे बाप ने जो दुख दिया इसके बदले में तो मैंने तुम्हें भी कुछ भी नहीं लौटाया। खैर, ये तो बात की बात है, इस पर बहस चलती रहेगी। मैंने तो ये सोच कर फ़ोन किया कि आज मैं तुमसे मिला नहीं, तुम्हें देखा नहीं। तुम्हारे चेहरे पर डर और खौफ के साए मंडलाते मुझे देखकर, इससे बहुत सुकून मिलता है। मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है। नींद नहीं आ रही। पूरे कमरे के कितने चक्कर काट चुका हूँ, फिर दिल से आवाज़ ही वानिया को नहीं देखा। इसकी आंखें जो आज खुश्क होंगी, इसमें समंदर नहीं देखा। तुम्हारे चेहरे की उड़ी रंगत नहीं देखी। जब तक तुम्हें तकलीफ में ना देख लूँ फिर मैं कैसे सुकून से सो सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला किया मिसेस वानिया फंदी कि मैं भी इसी वक्त तुमसे मिलने तुम्हारे घर तुम्हारे बेडरूम में आ रहा हूँ, तुम्हारे बाप के सामने। आज तुम्हारे बाप का भी घमंड टूटे ज़रा। और नहायत पुरजोश होकर इसने ऊंचा कहकर लगा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते बाबा। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। मोबाइल भी हाथ से गिर गया। वो लेटे से बैठी थी और तेज़ आवाज़ में नूरी को बुलाने लगी जो गहरी नींद में सो रही थी। वानिया के दिल की सोच चीख से बुरी तरह डर के रह गई और खुद पर से लिहाफ हटाए वो उठी थी और देरी से वानिया के पास आई। क्या हुआ वानिया बीबी, क्यों रो रही है? कोई बुरा ख्वाब देख लिया आपने? वो खुद बुरी तरह से इसकी बेतरतीब हालत देखकर घबरा गई। तो तुम जाओ जल्दी से बाबा को बुला के लाओ, देर मत करो, जाओ जल्दी बुला के लाओ। वह सियानी हो गई थी। नूरी को खुद से बुरी तरह धक्का देकर वो लड़खड़ा के पीछे वापस अपने बिस्तर पर नीचे गिरी। जाओ, वानी ने इसको घूरकर बहुत ज़ोर से चीखी। वो तो डर के रह गई। जी अभी जाती हूँ। वो तेरी से भाग के कुछ ही सेकंडों में रेहान से घबराए हुए भाग के चले। क्या बात है वानी बेटा, क्या हुआ, क्यों इस तरह रो रही हो? इसकी ऐसी बिखरी हालत, इस तरह ज़ारों कतार बिलक बिलक कर रोना रेहान को सही मानों में चकरा कर रखे। बाबा बाबा वो आ रहा है, इसका फ़ोन आया था, वो आ जाएगा। अगर इसने कहा है कि वो ज़रूर आएगा। बाबा आए पुत्र, हाथ लग गया मेरे बच्चे का। आप मेरे पास रहिए, वो बहुत जंगली जानवर है, मुझे इससे बचा ले। नूरी जाओ, जल्दी जाओ और घर के सारे दरवाजे खिड़की लॉक करके आओ। जाओ जल्दी जाओ। वो बुरी तरह रोने के साथ साथ चीख भी रही थी। ऐसी हालत थी इसकी कि सारे होश हवास काम नहीं कर रहे थे। अक्लों खुद से बेगाना बस अपनी बोले जा रही थी। रिलैक्स बेटा रिलैक्स। कौन आ रहा है, किसकी बात कर रही हो? इन्होंने इसको अपने सीने से लगा और इसका सर से हिलाने लगे। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। बाबा वो फरीदी आ रहा है, इसका फ़ोन आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इसकी शर्ट पकड़े इनके सीने में मुँह छुपाए बेइंतहा हो रही थी। अफरीदी, ये नाम सुनकर हानशे का खून जिस तरह खोल उठा था, आंखों में गुस्से के शरारे दौड़ने लगे। बस दिलो दिमाग यही गवाही दे रहे थे कि इस वक्त वो इस लम्हे में इनके सामने तो इसका रिश्ता अलग कर दे। इसके इतने टुकड़े करने के खुद को गिनना भी मुश्किल हो जाए। मुश्किल अपने गुस्से पर काबू किया और इसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश की। मेरी बात सुनो। मगर वो तो संभल ही नहीं रही थी, मजीद बिखरती चली जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। नूरी को एक नज़र देखा जो बेबसी से इन दोनों को देख रही थी। शौर में माजी के और आग पलट के देखे तो कोई ऐसी गलती नज़र ही नहीं आई जो जिंदगी की राह में कोई अभी इनसे सरजद हुई हो। तो फिर इनकी बेटी को किस गलती की सज़ा मिल रही थी? वानिया, बिलाकर दिल पर जबर करके इन्होंने इसको दोनों इशारों से पकड़ कर बुरी तरह डांटा। इसकी आवाज़ एकदम हलक में रह गई और वो डुबडुबाई आंखों से रेहान शेख को देने लगी। मेरी बात गौर से सुनो, वो नहीं आएगा यहाँ। इसमें इतनी हिम्मत नहीं मेरा सामना करने की। आप समझने की कोशिश करें, वो सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर कर और कुछ नहीं। वो प्यार से शफकत से समझा रहे थे। आप सच बोले ना, वो नहीं आएगा ना? यकीनी बेयकीनी की कैफियत थी। नहीं आएगा, मैं हूँ यहाँ, आप बस सो जाइए सुकून से। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा और लिटा दिया। नूरी को सामने रखी चेयर लाने को कहा। वो वहीं बेड के पास ये रखे विराजमान होंगे। पूरी रात यूं ही जागते हुए गुजारती। वानी अगर बेखबर सो भी रही थी तो भी इसका अंदर का डर और खौफ इसके चेहरे पर वाज़ेह था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ख्वाब में भी हिचकियों से रो रही है। रेहान शेख इस वक्त इतने बेबस और लाचार भी हो सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर इनकी बेटी किस गलती का खमियाजा भुगत रही थी? वो तो पहले जिस्मानी तकलीफ़ों का शिकार थी, फिर ये जहनी तकलीफ इसका मुकद्दर क्यों बन गई? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही थी मगर कोई सुराग ही नहीं मिल रहा था। रेहान शेख ने अपना सारा सुरख सूख इस्तेमाल कर लिया मगर नाकामी के अलावा कुछ नहीं आता है।
सुबह के 6 बज गए थे। मस्जिदों से मौज़िन ने अजान की सदा देना शुरू कर दी। इन्हें याद नहीं कि उन्होंने आखिरी बार मस्जिद की कब शक्ल देखी होगी। बस कारोबारी दुनिया में इस कदर मगन रहे, दौड़ दो चार करने के चक्कर में सिर्फ कमाने के दगोदो में लगे रहे। इतना कमाए कि अपनी बेटी वाने के नाम से जो फैक्ट्री खोली वो एक झटके में आकर ढेर होगी। बिजनेसमैन के बहुत तारीफ थे, मगर ये अफरीदी कौन है, ये नाम इनके लिए दोस्त दुश्मनों की लिस्ट में नहीं था। ऐसा क्या नुकसान हो गया था इनसे कि इन्होंने नहायत दुख से वानिया को देखा, जिसके चेहरे पर अब भी जगह जगह आंसू के जा बजा निशान बाकी थे। वो खड़े हुए इसके सर पर दस्ते शफकत रखा। वानी जान, अब फिक्र मत करें, आपके एक आंसू का हिसाब मैं इस अफरीदी रज़ील इंसान से लूँगा। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं बख्शूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। दिल में पक्का आज़म करते हुए उठे और इसकी तसल्ली होगी वानिया सुकून की नींद में, वरना वो पूरी रात वक्फे वक्फे से डर कर उठती रहती। ज़ोर से बाबा बाबा चिल्लाने लगती, बड़ी मुश्किल से संभालते हुए इसे। मगर सुबह जाकर वो बेखबरी की नींद सोई थी। वो कमरे से बाहर निकले, मगर नूरी को ऑर्डर करना ना भूले कि इसके पास ही रहना और बेहद ख्याल रखना। इसी असना में इनका मोबाइल फ़ोन बज उठा। इन्होंने फ़ोन देखा, स्क्रीन पर कोई अनजान नंबर चमक रहा था, जो कि यहाँ का नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का था, पाकिस्तान से बाहर मुल्क का। इन्होंने ओके का बटन प्रेस करके मोबाइल कान से लगा। किस कदर जानदार फतेहमंदाना हंसी थी, कितने ही पल वो ज़ोर ज़ोर से हंसता रहा, जैसे अपनी जीत का नशा मना रहा हो। रेहान शेख के कान सुन होकर रह गए। सच रेहान शेख, इस वक्त तुम्हारी शक्ल देखने वाली होगी, पर असद अफसोस मैं तुम्हारी ऐसी शक्ल देखने के लिए महरूम रहा। पूरी रात परेशान रहे होगे अपनी बेटी की ऐसी हालत देकर। बेचारी पागल होने लगी है। सीरियसली मेरे दिल बहुत सुकून की बारिश हो रही है, अंदर एक ठंडक सी महसूस कर रहा हूँ। इसकी तो हंसी नहीं रुक रही थी, साफ लग रहा था इसने सब जानबूझकर किया। प्लान तो भौंकते सही उन्हें किया कि जो तो एडा उन्होंने जेनी टेंशन दी हुई दोनों जणिया, बल्कि कुड़ी ने की किया, कुड़ी का की कसूर है बगैरता। तो सिर्फ एक बार मेरे सामने आ जा, फिर बताता हूँ परेशान होना किसे कहते हैं। वो हालत करूँगा खुद अपनी शक्ल भी भूल जाएगा। बुज़दिलों की तरह पीछे से वार क्यों करा, हिम्मत है तो सामने आ। वो इतनी ज़ोर से चीखे कि इनके दिमाग और गले की रगे उभर कर फड़फड़ा के रह गए। उनका गुस्सा आखिरी हदों को पहुंचा हुआ था, और यही तो अफरीदी चाहता था। ज़रूर आता सामने, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता, बशर्ते इस शहर में होता। रेहान शेख, तिनका तिनका करके मारूंगा तुम्हें भी और तुम्हारी अपाहज बेटी को भी। खबरदार जो अपनी नापाक जुबान से मेरी मासूम बेटी का नाम भी लिया तो। इन्हें इसका अपाहज कहना सख्त बुरा लगा। अच्छा, तो तुम अभी तक किसी गुमान में हो रेहान शेख? तुम्हारी बेटी का नाम तो क्या, इसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा, तो क्या बिगाड़ लिया तुमने? कुछ नहीं, और आगे भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारी अपाहज बेटी से निकाह किया। ये तो वक्त ही बताएगा। रही तुम्हारा नाम, तो ये फजूल बात है। मेरी बेटी के नाम के साथ फिलहाल मेरा नाम ही जुड़ा। मैं इस ज़बरदस्ती के निकाह को कोई अहमियत नहीं देता, और ना ही मेरी बेटी देगी। कुछ दिन और है रेहान शेख तुम्हारे पास इस खुशफहमी से निकलने के लिए। फिर तो जो मैं करूँगा वो तुम्हें नहीं तुम्हारी बेटी को भी कबूल करना पड़ेगा। ऐसा घाव दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें याद रखेंगे। धमकी दे रहे हो? धमकी? वो कितनी देर तक तंजियाँ हंसियाँ हंसता रहा। धमकी तो रेहान शेख तुम जैसा बुज़दिल इंसान ही दे सकते हैं, हम तो अमल के कायल हैं। तुम्हारा अमल मैं रात में देख चुका। बुज़दिल इंसान अगर इतना ही जिगरा था तो अपने कहे पर अमल करते हैं, मुँह छुपा के कहाँ भाग गए। वो तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ज़हनी टेंशन देने की मामूली सी डोज थी, जिसमें मैं 100% कामयाब भी रहा हूँ। पूरी रात इसने डर डर कर रो के गुजारी होगी, तुमने इसका डर और खौफ ख़त्म करने में, इसको बहलाने में, चुप करवाने में सच्ची मज़ा आ गया। और तुम फिक्र मत करो, मैं आऊँगा सामने, ज़रूर आऊँगा। बस कुछ दिन और अपना एक अहम काम कर लूँ। बोल देना अपनी बेटी से भी कि अभी मैं इससे कोई रब्ता नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मुल्क से बाहर हूँ। ओके रेहान शेख, अब बहुत जल्द रूबरू मुलाकात होगी। फिर इसने कोई और बात सुने बगैर लाइन ही ड्रॉप कर दी, बल्कि मोबाइल का स्विच ही ऑफ कर दिया। इन्होंने कॉल बैक की, मगर नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज दिया जा रहा था। गुस्से में इन्होंने अपना मोबाइल इतनी ज़ोर से दीवार पर मारा कि हर चीज़ अलग अलग होकर इधर उधर बिखर गई। फ़ोन तो बड़ा चौका काने च मार देता, लेकिन तेन जो 4 दिन फ़ोन तो बगैर रहना पे ना, फिर तेरी तबीयत वाश होएगी, तेन पता लगेगा कि ज़िंदगी का मतलब क्या होता है। याले आज तुम्हारा प्लास्टर उतर जाएगा। बोलो तो यहीं डॉक्टर बुलवा लूँ या अस्पताल चलोगी? सिमरन इसके लिए सेब काट रही थी और फांक काट कर इसके मुंह में डाली। नहीं सिमरन भाभी, मैं अस्पताल ही चलूँगी। वो इस कदर उकताई हुई थी बेड पर लेट लेटे कि बिल्कुल ही कैद होकर रह गई थी। बिल्कुल ही कैद होकर रह गई हूँ। बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं अस्पताल ही चलूँगी, सेब खाते हुए बोली। चलो ठीक है, फिर तुम जल्दी से सेब ख़त्म करो, तुम्हारे कपड़े चेंज करवा दूँ, फिर चलते। आहिस्ता आहिस्ता और बातों बातों में सिमरन ने से 2 बड़े सुर्ख सेब खिला दिए। इतने में हीरा भी कमरे में चली गई। इसने वार्डरोब से इसका कॉटन का सूट निकाला, सिमरन ने इसे चेंज करवा दिया। दोनों के सहारे वो कमरे से बाहर निकली। अरे ये क्या कर रही हो? नजमा इसे बेडरूम से निकल कर याले के पास ही आ रही थी। इन दोनों के सहारे आते देखकर तेरी से इन तीनों के पास आई। मामा मैं अस्पताल जाऊँगी, याले ने पहले कह दिया। मगर बेटा डॉक्टर फरीद ने कहा वो खुद शाम में आ जाएंगे, जहाँ इतना सब्र किया वहाँ थोड़ा सा और कर लो। नहीं मामा, मुझसे बिल्कुल सब्र नहीं होता। जब डॉक्टर अंकल ने कहा कि आज निकलेगा तो शाम की देर क्यों करें? मगर चंदा तुम नीचे कैसे उतरोगी सीढ़ियों से? नजमा परेशान हो गई थी इसकी निराली जिद से, क्योंकि घर में इस वक्त कोई मर्द ना था जो इसे नीचे लेकर जाता। मैं हिम्मत कर लूँगी मामा, आप परेशान मत हो। याले कभी कभी तुम पर बहुत गुस्सा आता है, मानती नहीं हो, अपनी करती हो। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऊँच नीच होगी फिर? नहीं कोई नहीं जा रही हो तुम, वो तो सोच कर ही दिल थाम गई।
सिमरन तुमने भी इसे नहीं समझाया? नजमा ने सिमरन को देखा। मामा मैंने यही कहा कि यहाँ प्लास्टर खुलवाओगी या अस्पताल चलोगी, मगर इसने तो अभी चलने की जिद लगा ली। सिमरन को भी शर्मिंदगी होने लगी, अपनी गलती का एहसास बहुत जल्दी हो जाता था इसे। हद होती है जिद्दीपन की भी। बस मैंने कह दिया तुम शाम में चलोगे, फिर डॉक्टर फरीद खुद यहाँ आएंगे। इन्होंने अटल लहजे में कहा। नहीं मामा मुझे अब भी जाना है। मगर याले तुम्हारे पापा आरफिन भी तो नहीं है ना। नीचे जरमील जो आसिया को खुदाफिज कहकर निकलने लगा था, ऊपर से आती आवाज़ों पर रुक गया। वो समझ गया था मामले की नोयत को। याले की जिद्दी ज़बियत से भी वो अच्छी तरह वाकिफ था। अगर इसने कह दी तो अपने कहे पर ज़रूर अमल करेगी। अपना जाना थोड़ी देर के लिए मुलतवी के ऊपर चला है और इसके पीछे आसिया भी आ गई। क्या बात है चची जान, आप परेशान क्यों लग रही हैं? जरमील ने संजीदगी से नजमा से पूछा। इसका ऊपर आना याले को इस कदर नागवार गुजरा कि सिमरन को चलने का कहने लगी। इसने जरमील को कोई अहमियत ही नहीं दी। कुछ नहीं जरमील बेटा, याले परेशान करिए, सुन ही नहीं रही मेरी। डॉक्टर फरीद ने कहा कि वो शाम में खुद आएंगे प्लास्टर खुलवाने, मगर ये लड़की अपनी जिद पर अड़ी है कि अभी अस्पताल जाना है। इन्होंने कुछ गुस्से से याले को देखा, जो जरमील की भी निगाहें याले की सिमतुरी जो रुख फेरे सिमरन से चलने का बोल रही थी। याले क्यों परेशान करी चची जान को? ठीक है तो कह रही शाम तक इंतजार कर लो। सिमरन भाभी मैंने यहाँ किसी से मशवरा नहीं मांगा, जब बोल दिया कि जाऊँगी तो मतलब जाऊँगी। इसने तनक कर जिद्दी लहजे में कहा तो जरमील भी समझ गया वो तो इसे देखकर और भी जिद्दी हो गई थी। याले, नजमा ने सख्ती से डांट दिया। इन्हें याले का लहजा सख्त नागवार गुजरा था। वो मजीद भी कुछ कहती कि जरमील ने रोक दिया। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? सिमरन भाभी चलें भी। इसने जरमील को बुरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। इसको इसकी बात की कोई अहमियत नहीं दी। जरमील ने एक सर्द सांस खींची, फिर बिना कुछ कहे और आगे बढ़ा। चल हुन तेन चक के जो जाएगा फिर तेन स्वाद आएगा। हटो तुम दोनों। वो इसके करीब आया। हीरा और सिमरन को हटने के लिए कहा। वो दोनों पीछे हटी थी कि जरमील ने झुककर याले को अपने दोनों मजबूत आहनी बाजों में किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह उठा लिया। ये क्या बेहूद किया? वो तो इसकी इस हरकत पर सरता पार सुलग कर रहेगी, मगर इसने कोई नोटिस ही नहीं लिया। तो इसने मजामत की। दूसरे पाँव पर भी प्लास्टर चढ़वाने का इरादा क्या? तो बताओ, मैं ही तुम्हें यहाँ से छोड़ देता हूँ। पहली सीढ़ी पर आकर इसने हल्का सा बाजू ढीला छोड़ा तो इसने डर कर जरमील का मजबूत शाना सख्ती से पकड़ लिया, जिस पर वो धीमे से मुस्कुरा दिया। छोड़ना तो आपका पसंदीदा मशगल है। वो तन से बाज नहीं आई। जरमील भी इसके तंज को अच्छी तरह समझ गया था। मेरी जान, एक मौका तो दो, जिंदगी भर खुद ही मेरी बाहों से निकलने की ख्वाहिश नहीं करोगी। इसके तंज का बुरा मनाए बगैर नहायत चाहते से देखते हुए शौकी से भरे लहजे में इसके इस बेबाक गुफ्तगू पर बुरी तरह झेम कर रह गए। आप मुझे नीचे उतारिए, आपकी किसी भी चीप गुफ्तगू से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। हकीकत तो ये थी कि वो इसकी बेबाक गुफ्तगू से अंदर ही अंदर सहमने लगी थी। इन 2 सालों में ये जरमील बहुत बदल गया था, जिसका अंदाज़ा इसे हो चुका था। कौन कह सकता था कि सोबर से संजीदा रहने वाला गुस्से वाला जरमील का ये रूप भी देखने को मिलेगा। इसे याद था शादी से पहले वो हीरा का कितना मजाक उड़ाया करती थी जरमील। वो और हीरा जरमील का कितना मजाक उड़ाया करती थी। इसके पीछे कभी कभी तो हीरा बुरा भी मान जाती, बस गुस्से में ये बात बोल देती कि अल्लाह करे तेरी किस्मत में जरमील भाई का साथ हो। जिस पर वो कहती जरमील भाई को अपनी तरह की कोई संजीदा सी मिच्योर लड़की चाहिए। मगर किसे मालूम था कि दुआएं भी कबूल होती हैं। शोहो चंचल चुलबुली सी हरदम हंसने मुस्कुराने वाली मिच्योर सी याले जरमील जैसे अकड़ू बंदे के नसीब में लिखी जा चुकी थी। वो इन्हीं सोचों में गलता थी कि जरमील की गंभीर आवाज़ ने इसका सकूत तोड़ा। सोच लो, अगर तुम खुद नीचे उतरने का बोल ही रही हो तो मैं तुम्हें सीधा अपने और तुम्हारे मुश्तरका बेडरूम में उतार दूंगा। फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, वहाँ से तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता। तुम जानती तो हो मेरी जिद को। जुमानी बात की सरगोशी का मतलब अच्छी तरह समझ गई। इससे पहले कि अपने कहे पर अमल कर इस पीछे से सिमरन भाभी मामा को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगी। चंदा मैं बिल्कुल आपके पीछे ही खड़ी हूँ। बहुत करीब से नजमा की आवाज़ आई तो जरमील ने ज़रा हल्का सा रुख मोड़ा। वो चारों मुँह नीचे की धीमी सी मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। जरमील थोड़ा सा खफीफ सा होकर रह गया, यकीनन इन लोगों ने इन दोनों की सारी गुफ्तगू सुन ली थी। वो हौले से मुस्कुराते हुए नीचे उतरा, नहायत आहिस्ती से अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आप लोग यही रुके, मैं याले को लेकर अकेले ही जा रहा हूँ। इसने इन चारों को आने से रोक दिया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गया। याले ने विंडो से सिमरन को आवाज़ दी, मगर जरमील ने आगे बोलने का मौका दिए बगैर गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। चलो भाई, सिमरन भाभी को तो आने दे। इसने जरमील को घूरा। क्यों, मेरे साथ अकेले जाने में क्या कबाहत है? शौहर हूँ तुम्हारा, जिम्मेदारी है तुम मेरी। शौहर, जिम्मेदारी? याले मुँह में बड़बड़ा कर रह गई। बहुत जल्दी आपको मेरी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। वो पहलू बदल के रह गई। चलो देर से सही, आज तो क्या ना, अब तुम भी अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लो, सारी नाराज़गी दूर कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। जरमील ने हल्का सा गर्दन मोड़ के याले को देखा। सुरमई कांच में इसके लिए शौकी का एक जहानाबाद था जिसे बुरी तरह नज़रअंदाज कर। कतई नहीं, ये आपकी भूल है कि मैं वापस आपके पास आऊँगी। इसने ज़रा सी सख्ती से जवाब देकर चेहरे का रुख इसकी तरफ से फेर कर विंडो से बाहर की तरफ कर लिया, जिसका मतलब था इसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। चलो खैर, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो नीचे उतरो, अस्पताल आ गया। कोई 1 घंटा लगा था इन अस्पताल में। डॉक्टर फरीद ने इसका प्लास्टर खोला, सर का जख्म चेक किया। गुड गर्ल, बहुत जल्दी रिकवर कर लिया आपने खुद को। डॉक्टर फरीद ने मुस्कुराते हुए याले को देखा। डॉक्टर अंकल, अब मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ ना? वो खुश हो गई थी। ऑफ कोर्स माय चाइल्ड, आप इस्लामाबाद घूमने जा सकती हैं। इन्होंने बात को मजाक का रूप दिया। अरे आपको कैसे पता चला कि मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ? याले ने हैरानगी से देखा। बेटा, मुझे सलीम ने सब बता दिया था कि आप इस्लामाबाद जाने के लिए किस कदर एक्साइटेड थी, मगर अपने ज़ख्म की वजह से कैंसिल करना पड़ा। जब भी तो 15 दिनों के ज़ख्म को 1 हफ्ते में रिकवर कर लिया।
ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अंकल। असल में मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ ना, इसलिए बहुत खुश हूँ। इसकी सबस आंखों में खुशी की रोशनी से फूट रही थी। इसके चेहरे पर इसके तो खुशी थी कि साथ बैठा जरमील में भूत सा देखने लगा। ओके डॉक्टर अंकल, अल्लाह हाफिज़। वो खड़ी होगी। ओके माय चाइल्ड, टेक केयर। वैसे तो इंशाल्लाह कोई दर्द वगैरह नहीं होगा, मगर फिर भी अगर सर के ज़ख्म में दर्द उठे तो ये टैबलेट लिख के दे रहा हूँ, इसे खा लेना। और ख़ास बात कि अपनी गज़ा का प्रॉपर ख्याल रखना। दो दो सेब देकर बड़ी जखाई जंदी हो, हाले भी गज़ा का ख्याल रखे। डॉक्टर फरीद ने इसे एक वाइट पेपर पर टैबलेट का नाम लिख कर दिया। ओके थैंक यू। वो मुस्कुरा कर कमरे से निकल गई। वो बहुत खुशी और मसरत महसूस करी थी अपने अंदर। कितने दिन बाद अपने पैरों पर चली थी। इसके बेइंतहा खुशी इसकी सबस आंखों से ही नहीं, इसके चेहरे से बेयां थी। बहुत खुश हो? निर्मिल को वो इस पल हर शय से ज़्यादा हसीन लग रही थी, सबसे मुनफरिद अलग। क्यों, मुझे खुश नहीं होना चाहिए? नहायत चलकर जवाब दिया था। बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे भी अपनी खुशी में शामिल कर लो। याला ने सिर्फ चंद पल खामोशी से इसकी आस भरी सुरमई कांच में देखा और नफ़ी में सर हिलाकर चेहरे का रुख ही फेर लिया। याले, नाम मत ले मेरा। मेरी खुशियों में, मेरे दिलो दिमाग में, मेरी ज़िंदगी में आपकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसने नफरत से इसे बुरी तरह छटक दिया। गुंजाइश निकालने की कोशिश तो करो। जरमील ने स्टेयरिंग घुमाया। नहीं निकाल सकती। चाहूँ भी तो आपको अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। आपने मुझे बहुत दुख दिए। मैं इन दुखों का मैं दावा करना चाहता हूँ। वो आज भी फिर जान तोड़ कोशिश कर रहा था याले को मना लेने की। नहीं, आप मेरे अंदर के ज़ख्मों का मदावा नहीं बन सकते। आप मेरे जज्बों एहसासात के कातिल हैं। खून किया मेरे अरमानों का, मेरे ख्वाबों को रेजा रेजा करने के गुनाहगार हैं। मेरी ज़िंदगी, मेरे जिस्म और रूह को जिस तरह इस एक रात में छलनी छलनी किया, इसका आप ज़िंदगी भर में दावा नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। मत आया करें मेरे सामने। आपको देखकर मेरे ज़ख्मों में फिर से टीसें उठना शुरू हो जाती हैं। मेरे आखिर इसकी सब्ज़ आंखों से चंद मोती टूटकर रुखसार पर बिखरने लगे। इन आंसुओं को देखकर जरमील का दिल कट कर रह गया। किस कदर दुख हुआ था इसके आंसू देखकर। जरमील ने बेख्तियार गाड़ी साइड में रोक दी। याले, मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। प्लीज़ इस तरह मत रो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। जरमील बेसाख्ता इसकी तरफ झुका और इसका मरमरी सफ़ेद हाथ थामने की कोशिश करने लगा। याले को तो जैसे 100 वोल्ट का करंट छू गया। हाथ मत लगाए मुझे। और गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? अब गाड़ी चलाए वरना मैं गाड़ी से नीचे उतर जाऊंगी। इसने जरमील का हाथ बुरी तरह झटकने के बाद इधर तो देखा तो गाड़ी को रुका देखकर इसका पैमाना लबरेज हो गया। इसकी आंखों से मजीद दरिया बहने लगे। ओके तुम चुप हो, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। वो घबरा के रह गई। याले का यूँ रोना देखा नहीं जा रहा था। इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। याले ने खामोशी से अपने बहते आंसू को बेदर्दी से साफ किया और इसकी तरफ से चेहरा मोड़ लिया। जरमील ने इसकी खामोशी को बेबसी से देखा और निगाहें विंडो स्क्रीन पर जमा दी। वो तो रद्दमल जायज़ है यार, मैं याले के साथ ही हूँ। एड्डी सानी ना माफ़ कर देता, तेरे वगैरह की भरोसा फिर चढ़ के चला जाए। फिर भी पूरे रास्ते सफ़र खामोशी से गुजरा। दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से कोई बात नहीं की। घर आ चुका था मगर उतरने से पहले याले ने जरमील को देखा। ये तो तय है कि मुझे आपके साथ कतई नहीं रहना, चाहे मैं अपनी जान से क्यों ना गुजर जाऊँ। आपकी मुझे सिर्फ हासिल करने की हर कोशिश नाकाम ही रहेगी। इसलिए मेरे हसूल का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। 2 साल जहाँ गुजारे वहीं वापस चले जाइए, क्योंकि जब जब मैं आपको देखती हूँ मुझे खुद अपने वजूद से कराहियत आती है। दिल शिद्दत से चाहता है कि अपनी हाथों से अपनी हस्ती मिटा दूँ। इसने बड़ी बहादुरी से इन सरमई कांच में देखा। आज दिल का सारा गुबार, सारी नफरत निकाल दी थी इसने। इतने सख्त अल्फाज सुनकर जरमील दंग रह गया। इतनी नफरत करती हूँ मुझसे? किस कदर टूटा बिखरा लबो लहजा था इस पर इसका। सुरमई कांच में मायूसी और उदासी के वाज़े रंग झलक रहे थे, जिन्हें याले देखना भी गवारा नहीं करना चाहती थी। इससे भी कहीं ज़्यादा बेइज्जती के आखिरी इंतहाओं पर थी वो। चंद पर लगे थे दोनों को यूं खामोशी में एक दूसरे को देखते। वो क्या बोलता, अब तो जैसे कुछ बचा ही नहीं था कुछ बोलने के लिए। आज लगता था वो हार गया। इसकी उम्मीद टूट गई थी। वो तही दामा रह गया। इसका कशकोल खाली लौटा दिया गया। इसके अतराफ याले के नफरत भरे अल्फाज गूंज गूंज कर बस यही ऐलान करे थे कि जरमील तुम हार गए। इस जंग में तुम्हारी जीत मुमकिन नहीं। वापस लौट जाओ। आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो फिर रुकी नहीं, बल्कि एक झटके से गाड़ी का दरवाज़ा खुला और आराम से उतरी कि प्लास्टर अभी भी खुला था। धीरे धीरे चलती हुई अंदर दाखिल हुई। जहाँ हाल में बैठे सभी इसी दोनों के इंतजार कर रहे थे, इसे अपने पाँव पर आता देखकर सब खुशी से आगे बढ़े। नजमा ने तो अपने लगते जिगर को अपने गले से लगा लिया। अरे ये जरमील का है? आसिया ने जरमील की गैर मौजूदगी नोट कर ली थी। इन्होंने याले को देखा मगर वहाँ से जवाब न दारा। वो कोई नोटिस लिए बगैर सिमरन से ऊपर चलने का कह रही थी। वो समझ की कोई बात हुई है। वो बाहर आई, जिसका खदशा था वो सच साबित हुआ। वो मायूस और उदास सा गाड़ी में बैठा था, किसी हारे हुए जवारी की तरह सर को झुकाए हुए। वो आहिस्ता से इसकी तरफ बढ़ी और फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर इसकी खाली सीट पर विराजमान हो गई, जहाँ कुछ देर पहले याले बैठी थी। जरमील, इन्होंने हौले से पुकारा। जरमील ने चेहरा ऊपर उठा के अपनी माँ को देखा। हिम्मत हार गए ना? जिस पर वो हौले से मुस्कुरा दी। एक सर्द सांस खींचते विंडो स्क्रीन पर अपनी निगाहें गाड़ दी। बंदा बशर हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, दर्द होता है। कभी कभी तो सोचता हूँ याले की नफरत की आग भी कहीं इतनी ना भड़क उठे कि इससे निकलते शोलों से वो खुद को ही नुकसान ना पहुँचा ले। इस नफरत की चिंगारी जाने कितने लोगों को अपनी लपेट में ले लेगी। मुझे हमारे रिश्ते की नहीं, हमारे ख़ानदान की, हमारे बेटे की बहुत फिक्र है। मैंने जो गलती की इसका अजाला भी करने को बखुशी तैयार हूँ, लेकिन याले जो गलती करने जा रही है इसके हिस्से में शायद पछतावा भी ना। इसे अपने बढ़ते कदमों को रोकना होगा मम्मी, वरना सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हमारे घर का शिराजा बिखर जाएगा। शिद्दत गम से इसकी सुरमई आंखों में सुर्ख डोरे उभरने लगे।
आज पहली बार वो अपने मजबूत तवाना बेटे को इस तरह हारा हुआ, टूटा हुआ, बिखरा देख रही थी। इसके लबो लहजे में अफसुर्दगी और मायूसी की नाउमीदी के रंग झलक रहे थे। वो आसान तो नहीं था, हारने वालों में से तो नहीं था, इतनी जल्दी हिम्मत हार जाए ये मुमकिन ही नहीं था। और फिर इसके हौसले पस्त क्यों हो रहे थे? उम्मीद का दामन क्यों छूट रहा था? जमील, तुमने मुझसे वादा किया कि हिम्मत नहीं हारोगे। याद रखना, अगर तुम हिम्मत हार के इस जंगल में तुम्हारी जीत ना हुई तो सबसे पहले मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। इनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? अल्लाह ना करे जो आपको कुछ हो। आपसे पहले मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा जो आपका वादा पूरा ना किया हो तो। इसने आसिया के कंधे पर हाथ फैलाकर खुद से लगाया था। तो फिर वादा करो कि तुम ये जंग जीत के दिखाओगे। नाउमीदी की बातें फिर कभी नहीं सोचोगे भी नहीं। ओके, मैं वादा करता हूँ कि आप आज के बाद अपनी प्यारी मम्मी का दिल नहीं दुखाऊंगा। इसने आसिया के हाथ को नरमी से थाम कर इसकी पुष्ट पर बूसा दिया। हाँ, क्या हुआ? इनका चेहरा उठा के अपनी उंगलियों के पोरों से इनके बहते आंसू साफ किए। नाराज़ तो नहीं है ना? नहीं, वो मुस्कुरा दी। और अब तुम्हें अकेले जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं, ड्राइवर को अपने साथ लेकर जाओ, इन्होंने फिक्रमंदाना लहबो लहजे में कहा। मम्मी, आई एम ऑल राइट। नहीं, जब मैंने कह दिया कि तुम अकेले नहीं जाओगे तो मतलब नहीं जाओगे। ओके, आपका हुक्म सर आंखों पर। वो अपना दर्द छुपाए धीरे से मुस्कुरा दिया। जीते रहो, अल्लाह तुम्हें हर मंजिल पर, हर राह पर कामयाब करे। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। फिर वो आसिया के कहने पर ही ड्राइवर के हमरा फिश पॉन्ड की तरफ निकल गया। सारी पैकिंग हो गई। और फिर वॉशरूम से खाली जीन्स पर टॉवल हाथ में पकड़े बाहर निकला। मकसूम बैग में अपने कपड़े डाल रही थी, साथ कुछ ज़रूरी अशिया भी थी जिन्हें वो छोटे बैग में डालने लगी। आरफिन का बैग तो वो बना ही चुकी थी, अपना बैग बना रही थी। खुद वो तैयार हो चुकी थी, कॉटन के थानी एंड रेड कढ़ाई के सूट पर वो ऊपर से रेड कोट पर जॉर्जेट का दुपट्टा डाले, लंबे सिल्की बालों को 2-3 बल बांध के बाकी के बिल्कुल खुले छोड़ रखे थे। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर स्याह रंग जिन्हें काजल, स्याह आंखें जिन्हें काजल से सजाया था, गाल पर पड़ते डिम्पल मुस्कुराने से गहरे होने लगे थे। जी, तकरीबन सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। वो मुस्कुराती हुई जैसे पलटी थी, स्याह घनेरी पल के फ़ौरन नहीं झुकानी पड़ी। सुर्ख सफ़ेद रंगत में मज़ीद सुर्खी खुल गई थी। होंठों की मुस्कुराहट लबों की तराश में ही सिमट कर रह गई, क्योंकि आरफिन इसी हालत में इसके करीब चला आया था। इसका यूँ झिझकना आरफिन को पहले तो समझ में नहीं आया, मगर जब निगाह अपने बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर पड़ी तो सब समझ में आ गया। वो हौले से मुस्कुरा दिया। मकसूम धीरे से मज़ीद करीब आकर कान में हल्के से सरगोशी की चेहरा इसके नाजुक शाने पर झुका लिया। मकसूम की तो जैसे जान ही मुश्किल में पड़ गई। इसकी धीमी सरगोशी पर वो मुश्किल लरसती पलकों की बाढ़ को ऊपर उठाया था। दिल की धड़कन की रफ्तार बहुत तेज़ से तेज़ पड़ने लगी थी। गुलाबी होंठ कपकपाने लगे थे जिन्हें वो बार बार दांतों से काट रही थी। इसकी गैर होती हालत पर आरफिन को रहम आ गया। वो मज़ीद इसे और इम्तिहान में नहीं डाल सकता था। वेरी इनोसेंट, सिर्फ इतना बोल के इसने गीला टावल इसके घबराए शर्माए चेहरे पर डाल दिया। वार्डरोब की जानिब बढ़ गया। मकसूम ने अपने चेहरे से गीला टावल हटाया और आरफिन को देखा जो वार्डरोब से अपनी ब्लू टी शर्ट निकाल रहा था। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई। मकसूम ने खुद पर काबू किया और शुक्र अदा करते हुए दरवाजे की सिमट पड़ी। वो आरफिन की हरकतों से सहमने लगी थी। आजकल वो बहुत बेबाक सा जुमानी सा होता जा रहा था। इसने वादा किया था तो एक मर्द थी ना। बस यही सोचकर उसके साथ अकेले कमरे में रहने से कतराने लगी थी। और फिर ये कौन झुटला सकता था? वो इसका शौहर था। कुछ भी हो, कैसे भी हो, निकाह नामे पर तनाइन इसने किए थे ना। शरई जायज़ हक रिश्ता था इनका। मकसूम सब छोड़ छाड़ कर दरवाजे की सिमत बड़ी। दरवाज़ा खोला, वहाँ हीरा और याले खड़ी थी। इसने दोनों को अंदर बुला लिया। हम लोग मुकम्मल तैयार हैं, आप लोगों को कितना वक्त लगेगा? याले ने बेड पर बैग और कुछ सामान बिखरा देखा। तुम्हें तो सबसे ज़्यादा जल्दी है। आरफिन ने अपनी कलाई में घड़ी बांधी और वॉलेट जीन्स की जेब में डाला और मुस्कुराते हुए याले को देखा। जाहिर सी बात है, वैसे भी मेरी वजह से हम लोग इस कदर लेट हो चुके हैं। मकसूम भाभी, आपने पैकिंग नहीं की अभी तक? याले बेड पर आकर आराम से बैठी थी। बेड पर बिखरे सामान को उठाने लगी। बस थोड़ी सी रह गई है ज़रा। मकसूम अपने बैग की जिप बंद करने लगी। चले, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और इसमें बेड पर बिखरे सामान को इस बैग में रखने लगी। अरे याले, रज़ा के गर्म कपड़े रखे हैं वहाँ, दिसंबर के माह में बहुत ठंड होती है। आरफिन ने शूज़ पहनते फिक्रमंदी से कहा। जी आरफिन भाई, सिमरन भाभी ने रज़ा का बैग तैयार किया। फिर तो फिक्र की बात नहीं। अच्छा, और तुम लोगों ने अपने गर्म कपड़े वगैरह रखे हैं? यहाँ कराची में इस कदर ठंड है तो सोचो वहाँ इस्लामाबाद में कितनी होगी। इसने शूज़ पहन लिए थे। तो हाँ, जरा हुणे तू सनी लियोनी बन के कमरे में फिरदा पिया सी शर्टलैस, ते उदों कोई ठंड नहीं सी पै रही इत्थे कराची दे विच। इसी में तो मज़ा आरफिन भाई, सच्ची मेरी तो दिली मुराद पूरी होगी। मेरी ख्वाहिश है कि दिसंबर के ठंडे मौसम में मरी का आगान सवात की सैर करूँ। वहाँ की ठंड, सर्दी, बर्फ़बारी, सच्ची बहुत मज़ा आएगा। हीरा ने भी इसकी हाँ में लाई थी, जिससे सबसे ज़्यादा वो दोनों एक्साइटेड हो रही थी। ये तो जब पता चलेगा जब वहाँ जाओगे। आरफी ने हंसते हुए दोनों को देखा। अरे भाई, सब तैयारी मुकम्मल होगी तो चलो निकले। रात होने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। सिमरन रज़ा को लिए वहाँ चलिए। मैं तो रेडी हूँ सिमरन भाभी, ये ख़वातीनी बातों में इतना टाइम लगा रही हैं। गौर फरमाइएगा सिमरन भाभी, मेरा ख़वातीन की लिस्ट में शुमार नहीं होता अभी फ़िलहाल। हीरा ने सबसे पहले से इल्ज़ाम से खुद को बरी ज़िम्मा किया। हाँ, तुम 2 साल की फीडर पीती बेबी हो, जैसे पालकी से सोता उठा के लाए। याले ने चिढ़कर इसे कहा। इसमें तो कोई शक नहीं कि मैं अभी अनमैरिड हूँ, तो अपने मम्मी डैडी की छोटी सी बेबी हूँ।
इसने मज़ीद याले को चिढ़ाया। अरे हम कहीं इस छोटी सी बेबी को लेकर जाकर गलती तो नहीं करे क्यों आरफिन भाई? इसने हंसते हुए आरफिन का फेवर मांगा। आरफिन तो तेन फेवर कार ही ना दवे। मेरा तो ख्याल है मैं और मकसूम तुम सबको ले जाकर गलती करें। आरफिन ने तो जल्दी पर तेल का काम किया। इसकी तरफ तारी करने के बजाय अपना ही राग गलापा अपने मतलब की बात करके खुद ही जोर से हंस दिया कि याले की शक्ल देखने वाली जो थी। आरफिन भाई यू चीटर! इसने तपकर हाथ में जो पाउडर का डब्बा था वो खींच के मारा जिसने बड़ी महारत से कैच किया था। आप तो इस लायक ही नहीं कि आपसे बात भी की जाए। वो मुंह बनाती फिर से अपने काम में जत गई। अच्छा सॉरी। वो आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठे दोनों कान पकड़े, चेहरा झुका के याले को देखा। याले हल्के से हंसी जिसका मतलब था इट्स ओके, मगर हाँ आगे की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हें दोबारा तंग नहीं करूँगा। आप हैं ही बदतमीज़। इसने अपनी नाजुक हथेली का मुक्का बना के जोर से इसके कसरती बाजू पर जड़ दिया। याले एक मेरी तरफ से भी। हीरा ने हाँका। क्यों? मुझे मकसूम भाभी से पिटवाएगी? याले ने हीरा को देखा फिर मकसूम को देखा। ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? मकसूम ने बेधड़क बोल दिया। इसका मतलब आपको बुरा नहीं लगेगा? मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा। वो शायद समझी नहीं थी। यानी कि यहाँ आपके शौहर नामदन की पिटाई हो रही है और आपको बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा? आरफी ने दिलचस्पी से देखा। जी। वो बुरी तरह से पिटा के रहेगी। बिला सोच समझे बोल तो कि मगर अब आगे क्या बोले समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो इसे खेड़ चुके थे। वाकई इस वक्त घबरा कर रहेगी। ओ माय गॉड! याले और हीरा की तो हंसी छूट गई। आरफिन भाई आपकी मिसेस बहुत मासूम है। हीरा की हंसी नहीं रुक रही थी। लुत्फ़अंदोज़ तो वो खुद भी बहुत हो रहा था। ये तो है कि मोहतरमा मासूम बहुत है। वो उठा था और इसके दिलकश घबराए चेहरे को अपनी आंखों में कैद कर लिया। अब बस भी करो, बेचारी कंफ्यूज हो गई है। सिमरन इसके पास चली आई। कोई बात नहीं, हम में रहेंगी तो ठीक हो जाएंगी, याले ने कहा। हाँ मेरा पुत्र, कोई बात खुदारा बस अपनी तरह मत बनाना। आरफिन भाई! याले बुरी तरह चीख पड़ी कि सभी फिर से हंसती है। मैंने लगा तो तुसी इत्थे ही बड़ी गंदी मच्छी बेची रख, नहीं तो तुसी जाना कोई नहीं। वानी जान क्या कर रही हैं आप? रेहान शेख इसके बेडरूम में चले आए थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप कब आए ऑफिस से? बिल्कुल अभी आया और सीधा आपके कमरे में आया। सलाम दा वैसे जवाब दे ही दहुंदा। साइड में रखी आयरन चेयर घसीटी और इस पर बैठ के। आपने खाना भी नहीं खाया होगा और मैंने आपके ऑफिस फ़ोन किया था तो आपकी सेक्रेटरी बता रही थी कि आपने लंच भी नहीं किया आज का। बस बेटा मसरूफियत ज़रा बढ़ गया। फिर भी बाबा आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया। हल्की से खपकी के साथ देखने लगी। मगर मुझे खुद से ज़्यादा आपका ख्याल रहता है। मेरी तो गुजर गई, अब आपकी फिक्र लाक रहती है। इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा रुके नूरी। इसने पास ही बैठी नूरी को पुकारा। जाओ बाबा के लिए खाना यहीं गर्म करके लेकर आओ। मगर पहले मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ फिर खा लूँगा और भी फ़िलहाल मुझे भूख भी नहीं है। इन्होंने इशारे से नूरी को जाने से मना करने के बाद वानिया को देखा। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? लंच भी नहीं किया, मुझे मालूम है खाना भी नहीं खाएंगे, इसलिए आपको मेरे सामने खाना खाना पड़ेगा। सीधी लहजे में बोली। लेकिन नहीं, अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं चलेगी। जाओ नूरी जल्दी से खाना गर्म करके यहीं ले आओ। जी बेहतर। वो कमरे से चली गई। आप भी अपनी ज़िद की एक हो। इन्होंने शफकत से अपनी बेटी को देखा। वो मुस्कुरा दी। अच्छा एक बात और, आज सुबह आरफिन का फ़ोन आया था, वो सब लोग यहाँ सैर तफरीक के लिए आ रहे हैं। सच? ये तो बहुत खुशी की बात है। वानिया दिली खुशी से बोली। चेहरे पर खुशी के वाज़े रंग झलक रहे थे। हाँ वो तो कह रहे थे कि होटल में रुकेंगे, मगर मैंने मना कर दिया कि जब यहाँ हमारा घर है तो होटल जाने की क्या ज़रूरत है। आरफिन भाई भी ना कभी कभी बहुत फॉर्मल होते थे। ये भला क्या बात हुई? हम कितने दिनों से इनका इंतज़ार करें, देखिए आने थे। इन्हें अच्छी तरह क्लास लूँगी। चलो ठीक है, अब ऐसा है कि दोनों कमरे खुलवा कर सफाई वगैरह करवा देंगे। वो लोग शायद अब तो पहुँचने वाले होंगे। बाबा आप मुझे सुबह फ़ोन कर देते तो फिर अपनी बेटी के चेहरे पर अचानक से फूटती खुशी कैसे देख पाता। चल हूँ आप भी ना खुशी देख ली ना, हूँ ना अपना लग के सफाई कर पे। इन्होंने वानिया का मुस्कुराता चेहरा देखा था। ये तो है, मुझे बहुत खुशी हो रही। सच्ची बाबा बहुत मज़ा आएगा, हमारे घर में भी खूब रौनक लगेगी। बाबा मैंने 1 माह से पहले तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। रेहान शेख हंस दिया। ये तो अब आरफी नहीं आकर बताएंगे वो कितने दिन के लिए यहाँ रुकेंगे। वो चाहे कुछ भी कहे मगर मैंने 1 माह से पहले नहीं जाने दूंगी। इसी दौरान नूरी भी खाना गर्म करके ले आई। खाने की ट्रे इसने टेबल पर रखी और इस छोटी सी कांच की टेबल को रेहान शेख के आगे खिसका दिया। वानिया ने हाथ बढ़ाकर साइड से अपनी बैसाखी उठाई। कि कहाँ जा रही हैं आप? वानिया को उठते देखा तो कहा। बाबा कमरों की सफाई करवाऊंगी तो आप नूरी को बता दीजिए, वो कर देगी। नहीं बाबा मैं खुद अपनी निगरानी में करवाऊंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। आरफिन भाई की मिसेस और इनकी कज़न्स पहली बार हमारे घर आ रही है। मैं चाहती हूँ इन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना हो। वो यहाँ से बहुत खुश हो गए जाएंगे, फिर दोबारा से आने की ख्वाहिश हो। ओह माय गॉड! रेहान शेख हौले से हंसती। आप तो काम से गई, अब यकीनन मुझे आपसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। इसका बस नहीं चल रहा था कि क्या कर दे। इसी पर रेहान शेख हंसे थे। जी नहीं मेरे प्यारे से बाबा को मुझसे अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप भी ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं हमारे साथ फुल एंजॉय करने के लिए। अरे नहीं वानी बेटा, ये गज़ब भी मत करिएगा। इन्होंने डरने की भरपूर एक्टिंग की, जिस पर मुस्कुराते हुए नूरी को लिए कमरे से बाहर निकलने लगी। मगर मैं फिर यहाँ से अकेले क्या करूँगा? नूरी एक काम करो, ये ट्रे वहाँ डाइनिंग टेबल पर रखो, मैं फ्रेश होकर वहीं आ रहा हूँ। इन्होंने नूरी को आवाज़ दी। नूरी के हुक्म की पासदारी करते हुए ट्रे उठाकर बाहर ले निकली थी। कोई 1 घंटा लगाकर वानी ने अपनी निगरानी में दोनों कमरों को शीशे की तरह चमका दिया। ज़रूरत की हर शय वहाँ रखवा दी कि इन लोगों को किसी स्टे के लिए परेशान ना होना पड़े। किसी शय के लिए
इतने में एक बड़ी सी गाड़ी इनके दरवाजे के बाहर आकर रुकी। रेहान शेख समझ गए आरफिन अपनी फैमिली को लेकर आ गए। सिर्फ सफाई सुथराई करवानी से कोई खान पकाने का बंदोबस्त नहीं करना सी। इन्होंने अंदर का दरवाज़ा खोला। चौकीदार मेन गेट खोल चुका था। आरफिन अपनी गाड़ी अंदर ला रहा था। पोर्च में गाड़ी लाकर रोकी। सब आराम आराम से नीचे उतरे थे। अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कम उम्र लड़की इन लोगों के पास आई। सबने कोरस में आहिस्ता से वालेकुम अस्सलाम का जवाब दिया। कैसे हैं आप लोग? वो बहुत खुश लग रही थी। कितनी प्यारी थी वो, नाजुक सी शीशे की तरह, कोई कमी नहीं लग रही थी। मगर इसकी बैसाखी देखकर मकसूम को बहुत दुख हुआ। मासूम सा दिलकश सा हुसन कुंदनी रंगत पर नैन कटोरे जिस पर बेपनाह खुशी उमड़ उमड़ के झलक रही थी। शुगर पी लब जिस पर मुस्कुराहट खेल रही थी। इसकी सबसे खूबसूरत सुराहीदार गर्दन जिस पर एक तिल वाज़े इसकी खूबसूरती को बढ़ा गया था। बिलाशुबा बहुत पुरकशी शख्सियत की मालिक थी, मुकम्मल तरीन लड़की। मगर इसकी बैसाखी ने जैसे चांद में ग्रहण से लगा दिया। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? आरफी ने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप उसको समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेपनाह खुशी का इजहार कैसे करे। वानी बेटा हाल अहवाल अंदर आकर पूछ लीजिए। वो कब लोग सफ़र से थके हुए आए। रेहान शेख ने इसे एहसास दिया। ओ आई एम सॉरी, मैं अपनी खुशी में इस कदर एक्साइटेड हो गई कि अंदर आने का भी नहीं कहा। वो दिल भर के शर्मिंदा हुई। अरे कोई बात नहीं, जिस कदर तुम एक्साइटेड हो रही हो यही हाल कुछ यहाँ भी है। सिमरन ने इसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए याले और हीरा की तरफ इशारा किया, जिस पर वो दोनों वानिया को मुस्कुरा के देखने लगी। आज बहुत ठंड है, आप सब लोग अंदर आ जाइए। रेहान शेख के हमरा वो सब अंदर आए थे। आप लोग लंबे सफ़र से आए, थक गए होंगे, कुछ देर आराम कर लें। मैं इतने में आप लोगों के लिए मज़ेदार खाना बनवाती हूँ और साथ सबस कहवा भी। मानिया इसका तो खुश हो रही थी कि लग ही नहीं रहा था वो लोग पहली बार इनके घर आए। वो कुछ दिनों से जहनी खलफशार का शिकार थी, जहनी जिस्मानी अज़ियत में मुब्तला थी। इस वक्त कुछ भी याद नहीं था। वो सब भूल कर खुश होना चाहती थी। इन लोगों के साथ पल पल को एंजॉय करना चाहती थी। ये खुशियाँ अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहती थी। असल में बाबा ने बताया भी कुछ घंटे पहले कि आप लोग आ रहे हैं। अगर सुबह से पता चलता तो मैं बहुत कुछ अच्छा सा मज़ेदार खाना बना के रखती। वैसे बहुत कुछ अच्छा किया जो अंकल ने नहीं बताया, वरना तुम्हारे चेहरे पर अचानक से फूटती खुशी कैसे देख सकते थे। आरफी ने भी रेहान शेख की बात की। और आप वानिया इतना परेशान भी मत होइए, हम कोई मेहमान वगैरह नहीं है। याले ने भी छटका। जी हाँ वानिया, ये मेहमान ही बल्कि वबालिद जान है। आरफी ने हल्के से हंसते हुए कहा। अल्लाह आरफिन भाई ऐसा मत बोलिए। वानिया ने फ़ौरन कहा। मुबादा बुरा ना मान जाए क्योंकि याले पूरी तरह आरफिन को घूरी थी। आई स्वेयर याले, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे वानिया आप परेशान मत होइए, ये तो आरफिन भाई की आदत ही ऐसी, जब तक मुझे तंग ना कर ले इन्हें पानी भी हजम नहीं होता। याले ने आरफिन को घूरने के बाद परेशान सी वानिया को देखा। आरफिन भाई बदतमीज़ी की भी हद होती है, वो बेचारी वैसे परेशान हो रही है, आप अपनी फजूल गुफ्तगू से मजीद परेशान करें। वानिया आपको परेशान होने की कभी कोई ज़रूरत नहीं, अगर खाने का मसला तो हमसे मिलकर बनाएंगे। याले उठकर वानिया के पास आई, जिस पर आरफिन की ना ख़त्म होने वाली हंसी का सिलसिला शुरू हो गया। अब आप ये भी बता दें कि हम सब में कौन कौन शामिल है, क्योंकि जहाँ तक मेरे इल्म में आपको तो अंडा तक उबालना नहीं आता। हीरा ने चुटकुला छोड़ा। क्यों नहीं भाई, हम सब में तुम, मो, सिमरन भाभी, मकसूम भाभी और भी वानिया ने अच्छी कुक है। देखो ने किस तरीके ने अपने आप भी चौकड़िया। आप फ्री न ठटाई की, हीरा ने तंज करके घूरा था। थैंक यू माई प्लेयर। वो इसी ठटाई से कॉर्निश बजा ले जहाँ जैसे इसकी तारीफ की गई हो। एंड बाय द वे हमारी याले बीबी क्या काम सर अंजाम देंगी उस दौरान? आरफी ने मुस्कुरा के से देखा। मैं जाहिर सी बात है अपने बेटे रज़ा को संभालूंगी। ठीक है, काम ना करना हो तो बच्चा संभाल लो। अरे तो आपकी टिप मकसूम भाभी को दे। याले ने मुंह फाड़ के मशवरा दिया। मकसूम तो बुरी तरह सटपटा के रह गया। आरफी ने इसके चेहरे की लाली से महसूस हुआ ही मुस्कुरा के रह गया, जबकि आरफी हीरा और सिमरन ने बुरी तरह इसको घूरा। ज़रा शर्म नहीं है इस लड़की में, कम से कम देख तो लिया कर अंकल भी क्या सोचते होंगे। ढाई धीमी सरगोशी में हीरा ने सिमरन से कहा। इसकी धीमी सरगोशी इस माहौल की खामोशी में भी सबने सुनी। याले को एहसास हुआ अपने कहे गए जुमले का। वो बेधड़क हर बात किया जाती थी। जुबान दांतों में दबाए सर झुका गई। रेहान शेख मुस्कुरा दिया। बहुत खुशी हुई थी इन लोगों से मिलकर, ऐसा लग रहा था जैसे वैसे घर का हिस्सा है। वेरी गुड, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। मेहरबानी तो ख्वाम खा इतना घबरा रहे थे कि जाने आप सब यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे भी या नहीं। और याले के सर पर दस्ते शफकत से हाथ धरा। अब ऐसा है कि किचन में पकाने की अशिया मौजूद है, फ्रूट्स भी हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जो दिल चाहे खाएं और पकाएं और खिलाएं भी। चूँकि मैं खाना खा चुका हूँ, मगर याले जो बनाएंगी मैं सिर्फ वो खाऊंगा। हालांकि भूख बिल्कुल नहीं है, मगर याले बेटा आप कुछ भी पका के अपने अंकल को खिलाएं, मैं तैयार हूँ। अंकल आप भी? याले का चेहरा फक होकर रह गया। वो क्या ना माई स्वीट चाइल्ड के सब एक तरफ, तो मैंने सोचा मैं अकेला रहकर क्या करूँगा, मैं भी इनके साथ दूँ। वो मिसाल है ना कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। रेहान शेख बहुत अरसे बाद आज अच्छे मूड में थे, जबकि आरफिन जोर से हंसा। बाबा वो हमारी गेस्ट है, इस तरह मत बोलिए, वो माइंड कर जाएंगी। वानिया ने धीरे से कहा, मगर फिर भी सबने सुन लिया। अरे नहीं वानिया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। हाँ अंकल मेरे पापा की तरह, मुझे इनकी कोई बात नागवार नहीं लगेगी। याले ने वानिया का हाथ पकड़ा और यकीन दिलाने वाले अंदाज में से देखा मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हमारी याले ने ठटाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हीरा फौरन बोल पड़ी। जी हाँ मैंने ठटाई के रिकॉर्ड तोड़े, तुम ढीठों के सरदार हो, जरा खुद अपनी भी तारीफ कर लो। याले खान चुप रहने वालों में से सारी फॉर्मेलिटी एक तरफ रखकर मैदान में कूद पड़ी। तारीफ इस खुदा की जिसने मुझ जैसा हसीन मुजस्मा शाहकार बना। ओह माय गॉड, हीरा थोड़ा बोता नहीं हो गया? खुशफहमी की भी हद है। याले ने हीरा के बाजू पर एक चुटकी भरी। अच्छा मगर आरफिन भाई ने तो कभी नहीं बताया। वो ग्रीन कांच में हैरानगी समाते हुए बोली।
अरे क्या नहीं बताया मैंने। आरफी ने एक ट्रे हाथ में लिए चला जिसमें 2 बर्गर, 7 फिंगर चिप्स, मायोनीज, केचप रखा था। यही कि मकसूम भाभी की ज़्यादातर ज़िंदगी लंदन में गुजरी है। इसने आरफिन के हाथ से ट्रे ली। रियली? मुझे भी आज इस वक्त पता चला कि मकसूम लंदन में रहती थी। आरफिन की आंखों में हैरानगी तरह। ज़्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं, आप एक नंबर के छुपे रुस्वत हैं। जब भी मैं सोचूं अचानक बिजनेस के बहाने से लंदन क्यों भागे जाते थे। इसने एक बर्गर उठाया, इसमें मायोनीज केचप डाल के फिंगर चिप्स उठाई, ट्रे मकसूम के हाथ में थमा दी। इसने एक बाइट खाया। मगर ये मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि जिस दिन आप लंदन के इत्तेफाक से इसी दिन राबी पप्पा ने बताया कि वो आपके लिए खूबसूरत सी लड़की पार्टी में देख कर आई है। यार ये क्या किस्सा है भाई। इसने फिंगर चिप्स मुंह में डाली। ओफ, तुम्हारी मेमोरी पावर तो कमाल किया है। अब एक काम करो, इस उल्टे सीधे कामों में जाया करो मत करो। सिमरन भाभी तुम्हें बुला रही, नजर हो रहा है, जाकर इसे देखो। आरफी ने जानबूझकर इसे वहाँ से टाइम, अगर दिल ही दिल में इसकी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। मगर इस वक्त इसकी जहानत किसी के लिए मसला पैदा कर सकती थी, क्योंकि मकसूम का सफ़ेद पड़ता चेहरा देख रहा था। इसके चेहरे पर घबराहट ही घबराहट थी। ओहो आरफिन भाई, इतनी बातें बना ली, ये नहीं बताया कि रज़ा रो रहा। वो रज़ा का सुनकर बौखला कर रहा कि उल्टा इसे इल्ज़ाम धरती तेजी से आगे बढ़ी थी। इसके जाने के बाद आरफिन ने मकसूम का चेहरा बगौर देखा, जहाँ इस वक्त भी एक गंभीर सा साया था। मकसूम, आर यू ऑल राइट? आरफिन ने बेसाख्ता इसके नाजुक शाने पर अपनी मजबूत हथेली दे दी। वो बमुश्किल उससे आंखें ऊपर को उठाए, जहाँ एक गहरा सुनाटा था। मकसूम, मुझे लगता है आपको कोई परेशानी है, कोई बात है जो आपको परेशान करे। प्लीज़ अपने इस दोस्त को नहीं बताएंगी? मकसूम ने खुद को रिलैक्स किया, फिर चौंक कर इसे देखने लगी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो नज़रें चुराने लगी। श्योर? इसे यकीन नहीं आ रहा था इसका नज़र चुराने से शक में डाल गया। इसके लबो लहजे की लड़खड़ाहट से साफ जाहिर था कि वो कुछ छुपा रही है। जी मकसूम, अगर ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर लीजिए, क्या पता मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? ऐसी कोई बात नहीं। वो थोड़ा जिद हो गई थी। आरफी ने बगौर इसका चेहरा जांचा। तेने बस इतना दी कमी है ये जो हो गई सी। ओके, कर लिया मैंने यकीन। अब इस मसले को छोड़ो, हमारे शहर इस्लामाबाद का बर्गर खाइए, बताइए कैसा है। इसने बात का रुख ही बदल दिया। शायद कुछ ऐसा था जो वैसे शेयर ना करना चाहती है। मकसूम ने इसका चेहरा देखा। इसकी ब्राउन आंखों से साफ जाहिर था कि इसने इसकी बात का यकीन नहीं किया। खाइए। आरफिन ने मुस्कुरा के ट्रे की सिमत इशारा किया। मकसूम ने बर्गर उठा एक बाइट लिया। कैसा? लजीज। वो नजरों का रुख ही फेर की दिल अंदर से मुरझा के रह गया। किसी मंजिल किसी शय में अब दिल ही नहीं लग रहा था। आरफिन ये नोट कर चुका था। फिर अब सब अपने अपने रूम्स में चले गए। अगले दिन सब ने शॉपिंग का प्रोग्राम बनाया था। हाले तक कितने घूमन फिरन नहीं निकले। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਭਾਈ अब तो सारा कुछ बंद हो गया होगा लेकिन ਅਸੀਂ फिर निकल जाते हैं भावें कि तो गलियां ਵਿੱਚ कितने आवारागर्दी करके आइए ये, लेकिन हम निकल जाते हैं। आरफी ने याले, वानिया और नूरी को माल के बाहर ही छोड़ दिया। ओके तुम जाओ और जल्दी आने की कोशिश करना, बल्कि आले यूँ करना, मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम लोगों को खुद लेने आ जाऊँगा। नहीं आरफिन भाई, हम आ जाएंगे। और कौन सा दूर है ये, 2 कदम फिर तो जाना है। वानिया ने सहूलत से इनकार किया। ओके मगर प्लीज़ जल्दी। और एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि टाइम ज़्यादा मत लगाना। मुझे उम्मीद तो नहीं, क्योंकि शॉपिंग की एक और शौकीन वानिया भी तुम्हारे साथ है, मगर फिर भी कहूँगी जल्द से जल्द शॉपिंग कर लेना, क्योंकि आज ठंड भी बहुत है। घर जल्दी चलेंगे, रात का खाना घर पर ही खाएंगे। सिमरन ने दोनों को बारी बारी देखा। जी हुक्म सरकार। याले कॉर्निश बजा लाई। एडी तो चंगी है नहीं जिड्डी तो कॉर्निश बजा ले आ रही हैं। सिमरन भाभी, इसके हुक्म सरकार कहने और अमल करने में बहुत तजाद है। मकसूम ने भी याले को प्यार से देखा। बहुत खूब, हमारी मकसूम भाभी तो बहुत समझदार है, बल्कि यूँ करिए आप भी हमारे साथ ही चलिए। ना बाबा ना, कतई नहीं। इसने तो कान ही पकड़ लिया। तो यूँ कहिए ना कि मियाँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती, कहीं किसी हसीन रशीज़ा के हुसन में ना उलझ जाए। अंदाज़ा 100% सताने वाला था। आरफिन भाई गाड़ी स्टार्ट करें, क्योंकि अगर ये स्टार्ट होगी तो चुप कराना मुश्किल हो जाएगा। हीरा ने मजीद से आगे कुछ बोलने से पहले टोक दिया। वैसी हो गई थी बेबाक सी जुबान पर तो जैसा खंदक था जो मुंह में आता बोल देती। ओके बाबा हम ही जा रहे हैं। याले माल की सिमत बढ़ गई। आरफिन अपनी गाड़ी बिल्कुल बराबर में लगी फूलों के एग्जीबिशन के करीब रोक दी। कोई 1 घंटा गुजर गया इन लोगों को घूमते घूमते, मगर अभी तक दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माने ये कलर देखो, डेमी पर लटका शनील का बॉटल ग्रीन एंड गोल्डन इम्तिजाज का सूट बहुत हसीन लग रहा था। इसने इसके गले और आस्तीन पर नहायत हसीन और नाजुक काम किया गया था, जबकि गोल्डन दुपट्टे के चारों तरफ शनील की चौड़ी पट्टी के साथ कढ़ाई की गई थी। ज़बरदस्त यार, वानी को भी बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, हम दोनों एक जैसे सूट ले लेते हैं। चलो आओ अंदर चले। वो तीनों अंदर शॉप में आ गई। सॉरी मैम, ये बुटीक डिज़ाइन है तो हम एक पीस बनवाते हैं। वो दुकानदार ने माजरत की। तो आप अरेंज नहीं कर सकते कहीं से? यालो को इतनी मुश्किल से एक सूट पसंद आया तो वो भी एक ही पीस था। नहीं सॉरी मैम, मगर हाँ अगर आप ऑर्डर पर बनवाएं तो पॉसिबल है। नहीं हमें तो अभी चाहिए। याले का चेहरा उतर गया। याले तुम्हें पसंद आ रहा है तो तुम ले लो ये सूट। वानी ने से इसकी उदासी देखी नहीं गई। क्यों तुम्हें पसंद नहीं आ रहा क्या? नहीं मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। तो ठीक है, हो गया फैसला, लेंगे तो दोनों एक जैसा, वरना नहीं। अच्छा आप 1 मिनट रुकिए। दुकानदार एक शॉपर लेकर आया और इसमें एक सूट निकाला, बिल्कुल इसी जैसा था, सिर्फ कलर रॉयल ब्लू और कढ़ाई में थोड़ा चेंज था। ये देखिए एक सैंपल के तौर पर, अगर आपको इतना पसंद आया कि मुझे आपको ये सूट निकाल के दिखाना पड़ा। दुकानदार ने वो सूट इन दोनों की तरफ बढ़ाया। मानी ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब तुम मुझे बताओ तुम इन दोनों में से कौन सा लोगी? तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? मुझे तो दोनों पसंद आ रहे हैं। तो फिर ठीक है, मैं ब्लू ले लेती हूँ, तुम ग्रीन ले लो। मानी ने मुस्कुरा के कहा। ओके डन। वो भी धीरे से मुस्कुरा दी।
आप इन दोनों सूटों को पैक कर दें। याले ने वो दोनों सूट पैक करवा लिए और शापर नूरी के हाथ में थमा दिए। इसी तरह घूमते हुए 1 घंटा और सिर्फ हो गया। इस दौरान दोनों ने कुछ ज्वेलरी परफ्यूम्स वगैरह भी लिए, बल्कि वानी ने अपनी तरफ से सबको देने के लिए गिफ्ट खरीदे। वो कुछ शो पीस वगैरह देख रही थी कि वानी का फ़ोन बजा, जिसे इसने रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। जीती रहो, कहाँ हो आप लोग? दूसरी तरफ रेहान शेख थे। बाबा मैं और याले तो शॉपिंग मॉल में, जबकि आरफिन भाई इन लोगों को लेकर पासी फूलों की एग्जीबिशन में लेकर गए। ओके मैं वही मॉल में आ रहा हूँ। आज ऑफिस में काम जैसे जल्दी फारिग होकर सोचा आप लोगों को ज्वाइन कर लूँ, आप लोगों के साथ डिनर बाहर किया जाए। ओके बाबा आप यहाँ आ जाइए, इसने खुश दिली से ऑफर की। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़। इसने मोबाइल ऑफ कर दिया। क्या हुआ, किसका फ़ोन था? बाहर बराबर में खड़ी याले शोपीस हाथ में ये बोली। बाबा का फ़ोन था, वो हमें ज्वाइन करे थोड़ी देर में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आएगा। वो भी बहुत खुशी हुई थी। रेहान शेख पर्सनली तौर पर इसे बहुत पसंद आए थे, बिल्कुल अपने पापा और बड़े पापा की तरह। आधा घंटा गुजर गया मगर रेहान शेख अभी तक नहीं आया। वो दोनों इंतजार कर रही थी। वानी तुम थक गई होगी ना, हम पता है तुम, हमें घूमते घूमते 3 घंटे गुजर गए। शॉपिंग में और बातों में कब वक्त गुजरा पता ही नहीं चला। अब एक काम करते हैं, चलते हैं। याले को बहुत शिद्दत से वानी की थकन का एहसास हुआ। बेचारी बैसाखी के सहारे कितना पैदल चली थी। क्या पता मुरब्बत में कुछ ना कह रही हो, मगर मुझे तो एहसास करना चाहिए था। अरे ऐसी कोई बात नहीं। चेहरे पर वाज़ेह थकन के आसार थे जिन्हें वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। बस तू भी वीडियो पहली बारी आई है जना, पहली तो आखिरी बारी। बस अब हम चलते हैं। रेहान अंकल को फ़ोन कर देना फूलों के फेस्टिवल में आ जाए। इतना कहा ही था कि निगाह अचानक ऊपर उठी। अरे वो देखो रेहान अंकल, वो हमें ऊपर ढूंढ रहे हैं। मानी तुम एक काम करो, तुम नूरी के साथ जाओ, मैं रेहान अंकल के साथ आती हूँ। चलो ठीक है, मैं वाकई बहुत थक गई हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो लिफ्ट नहीं लगी मॉल दे विच, इसने कहा और नूरी को लिए मॉल से बाहर जाने वाले रास्ते की सिमत पड़ गई। याले ऊपर जहान शेख की तरफ बढ़ी थी। वानिया नूरी के हमरा मॉल से बाहर निकल गई। याले ने एक नज़र इन्हें देखा और ऊपर की सिमत कदम बढ़ा दिए। वो दोनों 5 मिनट के अंदर ही फूलों के फेस्टिवल तक आ गई। आरफिन लोगों को लेकर बाहर आया। पहली नज़र वानिया पर पड़ी। ओ शुक्र है आज की तारीख में तुम लोगों की शॉपिंग मुकम्मल हुई। हीरा ने शुक्राना पढ़ते हुए तलाशी निगाह इधर उधर दौड़ाई। वानिया याले कहाँ है? वो असल में बाबा भी वहीं आ गए थे तो इनके साथ आ रही है। हम वापस आ गए। अचानक से जोर का चक्कर है। इसने सहारे के लिए गाड़ी पर हाथ रखा। सिमरन तेजी से आगे बढ़ी। वानिया तुम ठीक हो? इसने रज़ा को हीरा को दिया और वानिया को थामा। आरफी ने भी फिक्रमंदी से देखा। जी सिमरन भाभी मैं ठीक हूँ, शायद थक गई हूँ। हाँ तो जाहिर है 3-4 घंटे शॉपिंग के लिए इतना चलिए तो थकोगी। और इस लड़की को देखो, अभी तक दिल नहीं भरा इसका शॉपिंग से। मुझे यकीन है वो अंकल को भी खूब घुमाएगी, सिमरन ने भरमी से कहा। इसी दौरान इतनी जोरदार धमाके की आवाज़ गूंजी कि इतनी देर तक कान जैसे सुन्न होकर रह गए। दिल थम सा गया। कुछ समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। सब आसपास के लोग इधर उधर भाग रहे थे। चंद सेकेंड में एक हलचल सी मच गई। वहाँ एक को हराम सा बरपा हो गया। आरफिन के दिमाग ने तेजी से काम किया। यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। आरफिन लोगों को जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठाया था और गाड़ी के दरवाजे अच्छी तरह लॉक कर दिए। आरफिन याले, सिमरन ही नहीं हीरा और मकसूम को भी याले की फिक्र सताने लगी। वानी तो बोली वो रेहान अंकल के साथ आ रही है। वानी तुमने देखा था ना याले को रेहान अंकल के साथ? आरफिन ने पीछे पलट कर जल्दी से वानी से पूछा। जी आरफिन भाई वो मेरे सामने बाबा के पास गई थी। फिर ठीक है, रेहान अंकल बहुत जिम्मेदार है, वो समझ के होंगे इस नवैयत को और शायद वो तो अब तक निकल भी चुके होंगे। आरफिन ने गाड़ी स्टार्ट की। आरफिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही, तुम फ़ोन करो। सिमरन का दिल बहुत बेचैन हो गया। दिल बैठा जा रहा था और याले को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहती थी। आरफी ने गाड़ी चलाते हुए अपना मोबाइल निकाला, मगर बदकिस्मती के मोबाइल सर्विस ऑफ जा रही थी। और शिट, नेटवर्क काम नहीं कर रहा। इसने तेजी से स्टीयरिंग को घुमाया। वानी तुमने देखा था ना याले रेहान अंकल के साथ थी ना? हीरा एक बार फिर अपनी तसल्ली जा रही थी। जी हीरा वो मेरे सामने बाबा के पास ऊपर जा रही थी। इसका खुद का दिल भी बुरी तरह घबरा रहा था। वो खुद भी गिल्टी फील कर रही थी। वो खुद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी, या तो याले को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आती या फिर इसी के साथ ही रहती। पता नहीं मेरा दिल क्यों इस कदर घबरा रहा है। याले बहुत बेवकूफ़ है, इतनी देर लगाने की ज़रूरत क्या थी? ये आ जाए मेरे सामने, आज इसकी अच्छी तरह क्लास लेती हूँ। लबल लहजे में फिक्र और गुस्से के साथ गुस्से का आंसर भी मौजूद था। मैं तुम लोगों का घर छोड़ दूँ फिर दोबारा यहाँ वापस आ जाऊँगा। आरफिन को इन लोगों की भी फिक्र बहुत हो रही थी और सबसे ज़्यादा रज़ा की, जो रोज़ार धमाके की आवाज़ से बुरी तरह रो रहा था। पागल हो क्यों? क्या हालात देख रहे हो किस कदर ख़राब हो गए? मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी। और क्या पता वो रेहान अंकल के साथ अब तक घर भी पहुँच चुकी हो। सिमरन इसे घिर कर फिर रोते हुए रज़ा को चुप कराने की कोशिश करने लगी। धमाका इतना ज़ोरदार था कि शॉपिंग मॉल की कांच की दीवारें टूट गई थी। शॉप्स का सामान इधर से उधर बिखर गया था। वो इस अचानक बिगड़ती रफ्तार पर बुरी तरह घबरा के रह गई। लोग चीख चिल्ला के एक दूसरे को धक्के देते भाग रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने के डर पे था, क्योंकि बम ब्लास्ट यहीं शॉपिंग मॉल के अंदर हुआ था। लोगों का जमकर फकीर ऊपर आग फैलती जा रही थी। वो तो रोने वाली होगी। आज इसका शॉपिंग का शौक इसे बहुत महंगा पड़ा था। आज इसे इस शौक से हद दर्जा नफरत हुई। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेसिमत रास्ते की सिमत बढ़ने लगी। कोई शनाजा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। रेहान अंकल भी जाने कहाँ खो गए थे। वो तो बाकायदा रोने से लगी थी। याले जाने पहचाने गंभीर आवाज़ पर इसने पलट कर देखा और अपनी किस्मत पर जितना मातम करती कम था। मगर ये वक्त ना तो मातम करने का था, ना ही कुछ सोचने समझने का। वो तेजी से शनासा चेहरे की तरफ बढ़ी और इसके सीने से लगी थी। जरमील के पास भी बिल्कुल वक्त नहीं था इसे चुप करवाइए कुछ पूछे, क्योंकि इस वक्त हालात की बिगड़ती नौयत इस बात की कभी इजाज़त नहीं दे रही थी। चलो जी, जरमील साहब भी इस्लामाबाद पहुँच गए ने, निकलो जल्दी यहाँ से। वो तेजी से चली, दूसरे रास्ते से बाहर निकला और गाड़ी में से बिठा के ड्राइविंग सीट संभाली। चंद ही मिनट पर वो फुल स्पीड ड्राइविंग करता हुआ इस एरिया से बाहर निकला और इसे अपने साथ इस होटल में ले आया, लेके जहाँ वो खुद रह रहा था। इस दौरान मुस्तकिल होने में मसरूफ रही। वो जानता था कि वो इस वक्त डेरे खौफ के ज़ेरे सर है।
इसे बेड पर आराम से बिठाकर फ्रिज से ऑरेंज जूस का ग्लास निकाल के इसे पिलाया। आधे घंटे में वो थोड़ा सेट हो गई थी, मगर ग्रीन कांच में अभी भी नमी जीनत बनी हुई थी। क्या करी थी तो मैं वहाँ अकेली? वो चेयर इसके पास ला और इसके मुकाबले बैठ गया। शॉपिंग करने आई थी। ये तो मैं भी जानता हूँ कि शॉपिंग मॉल में शॉपिंग की जाती है, मगर तुम वहाँ अकेली थी और आरफिन वगैरह सब कहाँ थे? वो सिमरन हीरा के बारे में पूछ रहा था तो इसने आराम आराम से सारी दास्तान इसके गोश गुजार कर दी। उफ, तुम तो हो ही बेवकूफ़, मगर आरफिन और सिमरन से मुझे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। इसके लबो लहजे में थोड़ी सी सख्ती दे रही। बहुत मुश्किल से अपने भड़कते जारो जलाल वाले गुस्से को कंट्रोल में किए हुए थे। मुझे वहाँ छोड़ दें, वो लोग परेशान हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है तुम्हारी इस हद दर्जा बेवकूफ़ी पर परेशान ही हो रहे होंगे, ना कि जश्न मना रहे होंगे। तेज़ नज़रों से इसके आंसू से तर चेहरा देखते हुए तंज किया। अगर कोई और वक्त होता तो यकीनन अपनी तौहीन पर ज़मीर को ठीक ठाक सुनाती, मगर सबसे बढ़कर वो गलती पर थी और अपनों से दूर इस कमरे में इसके रहमो करम पर थी। वो अगर गलती भी हो जाती तो भी सुना देती, मगर अकेली होने की वजह से चुप कर गई। और फिर ज़मील के गैसो कसब वाले गुस्से से भी तो इसकी अच्छी तरह वाकिफ़ थी, जिस वक्त इसके चेहरे पर था, जिसका अंदाज़ा वो इसकी दिमागी तनी रगों से बखूबी लगा सकती थी। वो सब लोग हरा चुके थे। ठीक इसी वक्त आरफिन की गाड़ी के पीछे रेहान शेख की गाड़ी रुकी। आरफिन ने पीछे पलट कर देखा तो जैसे इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो अकेले थे, यालेन के साथ नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने अख्ताम पर पहुँची। काफ़ी ज़्यादा एपिसोड लॉन्ग हो गई है। आपको कैसी लगी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। कमेंट सेशन के बाद हम ना वीडियो का एंड करेंगे। कमेंट्स भी थोड़े हैं क्योंकि थर्ड एपिसोड के अभी तक आपके कमेंट्स आए नहीं हैं इतने, तो वो अभी जैसे आएंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में इंक्लूड होते जाएंगे। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यार नावल बहुत लंबा है पर इंटरेस्टिंग, सुपर यार। नो डाउट यार, ये नावल लेंथ है, लेकिन ये ऐसा है कि आप पढ़ते हुए बोर नहीं होंगे। अभी आज मैंने 1.25 घंटे की 1 घंटे 40 मिनट की एपिसोड रिकॉर्ड की है, तो मतलब 1 घंटे 45 तक चली जाएगी। मतलब वही 1.25 घंटे की मैंने एपिसोड रिकॉर्ड किया। लेकिन मैं, होता है ना बंदा फैड अप हो जाए, बंदा कुछ आ जाए, या बंदा कोई गुस्से में आ जाए, जैसे मैं आ जाती होती हूँ, अक्क जाए, वैसा नहीं मेरे साथ साहब हो, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये वाला नावल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आकिफ़ा तस्नीम, ज़बरदस्त, सुपर इंटरेस्टिंग, थैंक यू। आदिल, हेलो आपी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी स्टोरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। महताब आलम, वालेकुम अस्सलाम, प्लीज़ यार आप रूह यारम की भी वीडियो बनाओ। जी इंशाल्लाह, जब रूह यारम भी रीड करेंगे। फारिया शेख, याहू एक्साइटेड फॉर इट, थैंक्स यू मच, वेलकम। बेबी पांडा, लास्ट में बच्चों को ये न्यूज़ दे देते तो क्या ही बात थी। अच्छा, ये जब दिल मिले तब गुल खिले दे देते तो वैसे इंटरेस्टिंग सीन हो जाता था। आकिफ़ा तस्नीम, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग नावल। उधर गेट स्लिप ऑफ माय फिंगर हो गया सी, वो मेरे सुपर पसंद किया मैंने, वो था। तो अब ऐसा है, यहाँ पे कमेंट सेशन मुक गए अपने। तो मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक यूट्यूब पे अपने इस हवाले से कोई भी पोस्ट नहीं लगाई। तो ऐसा है कि मुझे एक बर्थडे गिफ्ट मिल रहा है अरीज की तरफ से। वो मेरे लिए लिख रही है एक ब्रांड न्यू नावल। तो क्या आप लोग उसको रीड करना सुनना चाहेंगे? वो नावल सिर्फ यहीं पे होगा, एपिसोडिक नावल है और वो इधर ही आएगा। तो अगर तो आप लोग उसको सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा। बाकी मैं एक पोस्ट भी लगाऊंगी, आप लोगों से पूछ लूँगी कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। और अगर नहीं इंटरेस्टेड हुए तो कोई बात नहीं, मैं लिखवा के अपने पास रख लूँगी। तो अगर इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब जब मेरे पहले तो 5000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, ठीक है, 1 जनवरी तक भी। क्योंकि 1 जनवरी को मुझे तो मिल जाना, बल्कि मुझे तो कुछ एपिसोड लिख के उसने सेंड भी कर दिया और मुझे स्टोरी भी सारी पता है, मुझे तो वो शेयर हो चुका होगा ना। तो अब ऐसे है कि अगर आपको चाहिए तो वो आपको चाहिए कि वो करें पहले तो 5000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे। वैसे ज़्यादा नहीं है, 200-250 ही रह गए हैं वैसे अब तो, बल्कि 200 को रह गए हैं, 250 भी नहीं रह गए, 200 रह गए हैं 5000 होने में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड शर्त है वो, उसकी एपिसोड तो मैंने ऐसे नहीं देनी। उसकी एपिसोड तो तभी आएगी जब एक एपिसोड के व्यूज़ पूरे होंगे, देन उसकी नेक्स्ट एपिसोड आया करेगी। हाँ ये है कि बीच में मैं आपको नागा नहीं कराऊंगी, बीच में जो हम रेगुलर रूटीन वाइज नावल पढ़ते हैं वो हम रीड किया करेंगे, ठीक है, इस तरह से होगा। लेकिन उसके लिए भी मैं अभी थोड़ी देर में ना पोस्ट लगाऊंगी, या तो आप मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग वो नावल सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते। बल्कि मैं आप लोगों के लिए ना स्नीक भी शेयर कर दूंगी,
अगर तो आप लोग वो नावल में सुनने में इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बता दीजिएगा, हम उसको स्टार्ट कर लेंगे और मेरी कुछ शराइत आप पूरी कर दीजिएगा। नहीं तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला गिफ्ट तो मेरा है ना, तो फिर मैं अपने तक लुका के रखांगी, लेकिन तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ छड़ावांगी ज़रूर। चले नावल नेम रिवील कर देती हूँ। नावल नाम है तू तख्त साईं तू बख्त साईं। तू तख्त साईं तो मेरा बख्त साईं। बल्कि मैं रुको, मैं तेन एडिट्स भी दिखानी थोड़ा सा तड़फावा तो सही। आ देखो जी, तू बख्त साईं तो मेरा तख्त साईं, ये नाम है। ये रीज का नावल मुझे जो बर्थडे गिफ्ट पे मिल रहा है, और ये अगर आपको मैंने स्टार्ट किया तो ये जस्ट ओनली ऑन नावल ऑर्चर्ड पे आएगा, ना तो ये कहीं FB पे आएगा, ना रीच के चैनल पे आएगा, कितने भी नहीं आना। तो बड़ा अला नावल होने वाला है। उसकी की ना सी होता भला, हाँ मुकद्दम साईं की याद थोड़ी थोड़ी ताज़ा होएगी। लेकिन इसका उस नावल से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट और न्यू नावल है। तो अगर तो आप इस नावल को सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो अपना इंटरेस्ट शो कीजिएगा, मुझे बताइएगा। जो नहीं इंटरेस्टेड तो फिर भी कोई मसले वाली गल नहीं है, तो इसका कुछ और सोचा जाएगा। बाकी खैर अब मुझे इजाज़त है, काफ़ी टाइम हो गया, मैं चलती हूँ, अल्लाह खैर करे। कल मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ, और दुआओं में याद रखें और अच्छा अच्छा रिस्पांस दिया करें, ताकि मैं कोशिश करूँ कि जिस तरह आज मैंने 2.25 घंटे की रिकॉर्ड किया, मैं आपको कल परसों भी इतनी ही दे सकूँ। हालांकि आज मेरी रूटीन बहुत बिजी थी, मैं सुबह की गई हुई यूनिवर्सिटी, बाद में आज काफ़ी लेट आई हूँ, तो रूटीन मेरी कल भी यही है, बल्कि कल आज से ज़्यादा बिजी रूटीन है। मैं तो गेड़ा कराया से सर सर गेड़े च नहीं आए, तो हुण मजबूरन जाना पैना सवेरे यूनिवर्सिटी। तो इसलिए अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में या न्यू एपिसोड के साथ, सॉरी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।